वेब एमसीपी क्या है समझते हैं। तो एमसीपी आप लोगों ने सुना होगा। अब वेब एमसीपी क्या करना चाहते हैं ये, जैसे मान के चलो आप एक ई कॉमर्स साइट है, राइट। ई कॉमर्स साइट पे जाते हो, आप अपना फिल्टर सेलेक्ट करते हो कि इतने रुपए से लेके मान लो मुझे 500 से लेके 1000 से या 10,000 तक के कपड़े खरीदने हैं, तो आप वहां फिल्टर अप्लाई करते हो, राइट। आप ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। देन आप चेकआउट करते हो, करेक्ट। ये आप जाके बटन क्लिक करके अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराते हो। वेब एमसीपी में गूगल क्या बोल रहा है कि भाई जो आपकी वेबसाइट होगी उसमें मतलब जो भी आपके फिल्टर होंगे, जहां पे फिल्टर अप्लाई करना है, जहां पे ऐड बटन क्लिक करना है, वो सब एक एआई एजेंट करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपकी जो वेबसाइट होगी, राइट, वो वेबसाइट टूल्स एक्सपोज करेगी। अब जैसे मान लो हम सब जानते हैं कि जब ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक होता है तो कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होता है, कोई बैकएंड एपीआई कॉल होती है, राइट। और जब ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन और बैकएंड एपीआई कॉल होती है, देन वो ऐड टू कार्ट वाला प्रोसेस चलता है और देन उसके बाद से चेकआउट वाला प्रोसेस मान लो आता है। इस पे क्लिक करने पे मान लो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे या कैश फ्री पेमेंट गेटवे पे आते हैं, करेक्ट। इस ये जो पूरा प्रोसेस है ये ह्यूमंस क्लिक कर रहे हैं बटन को, राइट। अब वेब एमसीपी में क्या बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ये ह्यूमंस क्लिक नहीं करेंगे, ये एजेंट क्लिक करेगा, एआई एजेंट। ऐड टू कार्ट हुआ या फिर चेकआउट हुआ या फिर फिल्टरिंग प्रोसेस हुआ, आप लो अपनी वेबसाइट का ये टूल्स एक्सपोज करो कि ये मेथड क्या है, मतलब ऐड का मेथड क्या है, ये एज ए टूल्स एक्सपोज होगा और ये सीधे जाएगा वेब एमसीपी के पास, ठीक है। और वेब एमसीपी देन कनेक्ट करेगा एआई एजेंट्स, मतलब एआई एजेंट वेब एमसीपी से कनेक्ट करके डायरेक्टली इस टूल को एक्सेस ले लेगा। और जो हम नेचुरल लैंग्वेज में इस एजेंट को बोलेंगे, ये फिगर आउट करके उन्हीं टूल्स को कॉल करेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं बोलूं कि फाइंड मी, ठीक है, 1,000 रुपीज टी शर्ट, तो ये समझ जाएगा ये एजेंट कि उसकी इसका ब्रेन है, इसके पास सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यूजर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, टूल्स है, वेब एमसीपी है। तो ये ई कॉमर्स के साइट पे जाके 1,000 रुपए के टी शर्ट को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा। यही टोटल वेब एमसीपी का काम है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई जो आपका वेब क्लाइंट है, जो एआई इन द ब्राउजर मतलब जाएगा, है ना, एआई एक्सचेंज रनिंग होगा इन द ब्राउजर, एजेंट वांट्स टू यूज एक्सटर्नल टूल्स और डेटा। अब उसका प्रोटोकॉल क्या है भाई, डिस्कवरी, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन। मतलब जो आपका एजेंट है, एआई एजेंट, अभी कैसे काम करता है, आपने देखा होगा कर्सर का, या फिर आपने देखा होगा कर्सर का ब्राउजर, या फिर आपने देखा होगा क्लॉड का कंप्यूटर यूज, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा क्लॉड का ब्राउजर एक्सटेंशन। अब ये सारे करते क्या है, ये अभी आके ना पूरी साइट का स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब उस स्क्रीनशॉट को फिर एलएलएम को भेजते हैं, एलएलएम उस इमेज रिकग्निशन करता है, उसे पढ़ के भेजता है वापस क्या करना चाहिए। देन जब वो रिस्पॉन्स आता है, देन एमसीपी या फिर जो एआई एजेंट है प्रोसेस शुरू करता है। बट ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो टूल्स है वेबसाइट का, वो आप एक्सपोज कर दो, तो एआई एजेंट को ये स्क्रीनशॉट लेके इमेज रिकग्निशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बटन कौन सा कहां पे है। एकदम प्रोबेबिलिस्टिक काम नहीं होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक काम नहीं होगा, ये सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक काम होगा। अगर आप टूल्स एक्सपोज कर दिए ऐड टू कार्ट और वेब एमसी के पास ये टूल्स है और एआई एजेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई ये प्रोडक्ट ऐड टू मेरे कार्ट में ऐड कर दो, तो वो स्क्रीनशॉट क्यों लेगा, इट विल गो डायरेक्टली टू ऐड टू कार्ट टूल्स और ऐड टू कार्ट कर देगा। सो वी वेब एमसीपी, they are trying to completely create browsers and website for AI agents in the future, and that's how people are thinking कि AI agent जो ह्यूमन के पास है उसे इतना कैपेबल बना दो कि सिर्फ हमारे एक नेचुरल लैंग्वेज से हम फ्लाइट की टिकट बुक कर पाए, हम ट्रेन की टिकट बुक कर पाए, हम ई कॉमर्स पे जाके प्रोडक्ट परचेज कर पाए, हम बेस्ट रिव्यूज के प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाए बिना इवन सर्च किए, फिगर आउट किए। तो दिस इज व्हाट वेब एमसीपी इज ऑल अबाउट। और ये धीरे धीरे वो गूगल वाले इसको इवॉल्व कर रहे हैं। देन अगर आप एमसीपी समझ गए हो
तो वेब एमसीपी समझ गए हो तो एमसीपी समझना बहुत इजी है। अब मान लो आपके पास टूल्स है, टूल्स मतलब मान लो लैम्डा है, ठीक है। मान लो आपके पास एक नोड जेएस की एपीआई है, ऐसे समझ लो नोड जेएस की एपीआई है। ये इस एपीआई से हम लिस्ट से मान लो गेट कस्टमर करते हैं, ठीक। हम मान लो डिलीट कस्टमर करते हैं, ठीक। हम मान लो गेट ऑर्डर करते हैं, ठीक। ये सब जो एपीआईज हैं नोड जेएस में, जो हमने मान लो एक्सेल्स में लिखी हुई हैं, ये कुछ पोस्ट में पैरामीटर्स लेता है, कुछ रिस्पॉन्स देता है। ये जो एपीआईज हैं वो उसको एलएलएम कैसे यूज करता है, एआई एजेंट एज ए टूल्स। तो वो जो टूल्स हैं, मान लो हमारे पास एक कस्टमर का पूरा एक लिस्ट ऑफ टूल्स है। मान लो हमारे पास स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का पूरा लिस्ट ऑफ टूल्स है, मतलब ऐड पेमेंट, क्रिएट कस्टमर, डिलीट कस्टमर, चार्ज कस्टमर, सब्सक्राइब कस्टमर, अनसब्सक्राइब कस्टमर, जो जितने सारे हमारे पास पेमेंट के टूल्स हैं, तो ये भी हमारे एआई एजेंट से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट है ना। अब हमारे पास एक हो गया इस पेमेंट का, एक हो गया हमारे पास कस्टमर का। इन दोनों को एआई एजेंट कैसे प्रॉपर लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास 10 हो गए स्ट्राइप के टूल्स और हमारे पास 10 हो गए कस्टमर के क्रेडिट के टूल्स मान लो, और जो बिजनेस लॉजिक के टूल्स हो गए। इन सब टूल्स को सिंगल सिंगल हमें उस एआई एजेंट में ऐड करना पड़ेगा। अब ये एआई एजेंट और हमें हर एक टूल का, मान लो टूल 1 है तो इसको हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और इसका प्रॉपर हमें टाइटल देना पड़ेगा कि ये करता क्या है टूल। देन एआई एजेंट में हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आपको जरूरत हो तो ये टूल कॉल कर लेना, अगर आपको कस्टमर डिटेल चाहिए होगी तो ये टूल कॉल कर लेना, अगर आपको पेमेंट कराना होगा तो ये टूल कॉल करना है इस टाइप का। तो जैसे अगर हमारे पास 20 टूल हो गए तो हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट में 20 डिफरेंट तरह के टूल्स के डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए होंगे टू द एजेंट। अब एमसीपी क्या करता है, एमसीपी कहता नहीं भाई आप मुझे इस टाइप से कनेक्ट करा दो, आप मुझे कस्टमर के क्रेडिट से कनेक्ट करा दो, मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कौन से टूल्स एलएलएम को देने हैं। मिडिल मैन, मैं हमेशा एमसीपी को मिडिल मैन ही कहता हूं। ये क्या करता है कि ये आपके एलएलएम को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हम मेरे पास सारे टूल्स कनेक्टेड हैं, आपको जो चाहिए मैं आपको टूल्स अवेलेबल करा दूंगा। इट डिपेंड्स, और फिर से सिर्फ हमें एमसीपी के बारे में एलएलएम को बोलना पड़ता है, करेक्ट। और एमसीपी के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि व्हाट स्ट्राइप टूल्स आर अवेलेबल विद एमसीपी, ठीक है। जो भी मान लो स्ट्राइप के जितने भी पेमेंट गेटवे के जितने हो गए या फिर कस्टमर क्रेडिट के जितने टूल्स हो गए, वो सारा कुछ एमसीपी के को टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। बट ये टाइटल डिस्क्रिप्शन फिर से भी हमें देना पड़ता है, समझ रहे हो ना। इसी टाइटल डिस्क्रिप्शन से ये समझता है और ले आके एलएलएम को दे देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हमें 20 टूल्स को और या फिर 50 टूल्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता डिफरेंट टूल्स। यहाँ पे हेलुसिनेशन की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मान लो 2 डिफरेंट टूल की डिस्क्रिप्शन ठीक हो, है ना, तो जब मिसमैच होगा तो वो एलएलएम डिफरेंट टूल को कॉल कर देगा और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एमसीपी की जरूरत है। लूप इंजीनियरिंग देखो, लूप इंजीनियरिंग में क्या ये बोल रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे कि मान लो आप कर्सर यूज करते हो या फिर क्लॉड यूज करते हो, करेक्ट, कर्सर या फिर क्लॉड कोड या फिर कोई भी आप वाई कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे मान लो बोल्ट आप यूज करते हो या लवेबल यूज करते हो। तो इसमें जब हम प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, राइट, और जब मैसेज लिख के भेजते हैं प्रॉम्प्ट में, तो ये अपना काम करके दे देता है, राइट। लूप इंजीनियरिंग में क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ रहा है, तो एक साइकिल बन गई है। प्रॉम्प्ट लिखो, रिस्पॉन्स आया, प्रॉम्प्ट लिखो, फिर इसके बीच में ह्यूमन है। अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन एक बॉटलनेक है। क्यों? क्योंकि जो रिस्पॉन्स दे रहा है और जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो कि ऐसा सिस्टम, प्रॉम्प्ट सिस्टम बनाओ जिसमें आपका प्रॉम्प्ट खुद ही वेरीफाई कराए एलएलएम से कि जो एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया है वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर से उसे ठीक करो। तो होगा क्या कि हम एक सेट ऑफ प्रॉम्प्ट बनाएंगे। जैसे हमने मान लो 10 प्रॉम्प्ट बना लिए, पहला एक प्रॉम्प्ट भेज दिया मैंने, उसने रिस्पॉन्स दिया, दूसरा प्रॉम्प्ट फायर हो जाएगा, ये उससे बोलेगा कि जो रिस्पॉन्स भेजा चेक करो, अगर नहीं है तो बेहतर करो। फिर तीसरा आएगा सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, उसमें हम हर प्रॉम्प्ट में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और रूल्स रख लेंगे कि ये प्रॉम्प्ट तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे एलएलएम का आउटपुट जब तक हमारा ये जो
अचीवमेंट है वो आ ना जाए, जो हमारा गोल है वो अचीव ना हो जाए, और तब तक वो प्रॉम्प्ट चलता रहेगा। जैसे हमने स्टोर कर दिया कि भाई 100% एक्यूरेसी चाहिए फॉर अ वेबसाइट का जो लुक एंड फील्ड है, ठीक है, जब तक वो प्रॉम्प्ट चलता रहेगा लूप इंजीनियरिंग का, जब तक कि 100% एक्यूरेसी हमारे वेबसाइट में आना जाए। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए सिर्फ हमें एक बार बैठ के अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, और ये प्रॉम्प्ट जब भी एलएलएम से रिस्पॉन्स है वापस फायर हो जाए, एलएलएम से रिस्पॉन्स है वापस फायर हो जाए। एक मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप देखोगे लूप इंजीनियरिंग करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वो देखो समझ जाओगे। मैंने एक चैट जीपीटी के लिए क्रोम एक्सटेंशन बनाया है। अब वो क्रोम एक्सटेंशन चैट जीपीटी को एक मैसेज भेजता है, ठीक है, फिर चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करता है। ये क्रोम एक्सटेंशन सीधे सिंपल से उस रिस्पॉन्स को रीड करता है, देन उस रिस्पॉन्स को साथ में लेके और एक छोटा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट लेके वापस चैट जीपीटी को भेज देता है। चैट जीपीटी का टोटल काम ये है कि हमें वो 100% लगभग 99% तक एक्यूरेसी चाहिए जो हम इससे पहले मांगे हैं, और बेस्ट चाहिए। वही लूप इंजीनियरिंग, कीप ऑन आस्किंग, है ना। प्रॉम्प्ट ही कुछ को पूछाएगा, तो इनपुट एआई जनरेट्स, फिर इवैल्यूएट होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर इंप्रूव होता है। यही 5 पिलर्स हैं आपके लूप इंजीनियरिंग के, ठीक है। देन फाइन ट्यूनिंग देखो, तो एक टर्म होता है आपका रैग, जो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। एक होता है फाइन ट्यूनिंग। अब मान लो जो हमारा ब्रेन है एलएलएम, वो हमारा ट्रांसफार्मर से बना है, ये हमने पहले सीख लिया हुआ है सेकंड वीडियो में। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इसको हमने खूब वर्ल्ड के सारे डेटा को दे दिया और हमने इसको एलएलएम बना दिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना दिया, जिससे कि अब ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है। अब मान लो कि ये हम एक ऐसा बिजनेस का डेटा है जो इंटरनल डेटा है, जो इंटरनेट पर नहीं था पब्लिकली, जो लोकल डेटा, तो एलएलएम को उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, करेक्ट। बट हम चाहते हैं एक ऐसा एआई एजेंट बनाना जो हमारे इस इंटरनल डेटा पे प्रॉपर्ली काम करे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एलएलएम को लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, लाइक जीपीयू लेते हैं, या फिर एडब्ल्यूएस का आपका सेज मेकर है, वो आपका फाइन ट्यून करता है मॉडल्स को, जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं। उन जैसे मान लो लामा ले लिया, हाँ, फेसबुक वाला। अब इस मॉडल को हम इस इंटरनल डेटा के साथ ट्रेन करते हैं। मतलब बेसिकली देखो, सब कुछ क्या है, वेट है और टेंशन है, इसी में पूरा हमारा एलएलएम और ट्रांसफार्मर और एआई एजेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। अगर हम इंटरनल डेटा पे इस एलएलएम को, ब्रेन को फिर से और ट्रेन करते हैं, मतलब ट्रेन तो पहले T1 हो चुका है, प्लस T2 ट्रेन करते हैं, तो उससे फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, राइट। अब रैग में क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा होता है एम्बेडिंग का, और इस एम्बेडिंग डेटा का एक्सेस हमारे एलएलएम ब्रेन के पास होता है, बस वैसे फाइन ट्यूनिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखो, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्लाइड बना रखी है टू टेल यू अबाउट लैंगचेन प्लस एजेंट कोर बेडरॉक। अब देखो, लैंगचेन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पाइथन में है, और ये हमें हेल्प करता है कि हाउ वी कैन डिप्लॉय एंड बिल्ड एंड ऑर्केस्ट्रेट एजेंट्स। हम इससे नॉलेज बेस कैसे प्रॉपर्ली कनेक्ट करें। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि अगर लैंगचेन नहीं होता तो हम क्या करते, तो हम लैंगचेन नहीं होता तो हम अपना कोड लिखते, हम उसे एपीआई बनाते, और हम डायरेक्टली कॉल करते क्लाउड को, और रिस्पॉन्स देता, और रिस्पॉन्स हम यूजर को दिखा देते। ये पहले का प्रोसेस था, शुरुआत का। अब लैंगचेन ने क्या किया, लैंगचेन हो गया, क्रू एआई हो गया, ऐसे बहुत सारे जो एआई एजेंट के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए हैं कि आप प्रॉपर्ली एजेंट्स को डिफाइन कर सकते हो, है ना। आप उनको एक फोल्डर में रख सकते हो कि भाई ये एजेंट 1 है, ठीक, ये एजेंट 2 है, ठीक। आप इस एजेंट्स के नॉलेज बेस को यहाँ डिफाइन कर सकते हो फोल्डर में। उस फोल्डर में आप उस नॉलेज बेस का प्रॉपर कोड लिख सकते हो, ठीक है। इन एजेंट्स को लैंगचेन की हेल्प से आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपको डिप्लॉय करना है मान लो डॉकर पे, डॉकर इमेज पे, या फिर आपको डिप्लॉय करना है कुबरनेटिस पे, तो आप उनको डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये एक फ्रेमवर्क, मतलब जैसे नोड.js एक फ्रेमवर्क है। आपको उसमें मान लो एक्सप्रेस आता है, तो उसमें आपको राउटर मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, मिडिलवेयर मिल जाते हैं सब बहुत सारे, जिससे आप अपने ऐप को बना लेते हो। सिमिलर वे लैंगचेन है,
फॉर एआई एजेंट्स, ऐसा सोचो, है ना। अब जो प्रोडक्शन एआई स्टैक है, अगर आप देखोगे तो मैं बोलता हूँ वन आर्किटेक्चर डायग्राम दैट कंटेन्स एवरीथिंग इन द प्रेजेंटेशन एक्सपेंड्स आर वर्क्स फ्रॉम द आर्किटेक्चर की कैपेबिलिटीज देख लो। एलएलएम का जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है वो लैंग्राफ करता है। मॉडल एक्सेस जो है बेडरॉक, क्योंकि बेडरॉक जो होता है एडब्ल्यूएस के साथ है। अब एडब्ल्यूएस का जो बेडरॉक है उसके पास एक्सेस है मॉडल्स का। अब होता क्या है, ये बेडरॉक के जो मॉडल्स हैं ये आपके पास लोकली अवेलेबल नहीं है मॉडल। ये मॉडल स्टिल उस कंपनीज के पास है जो ये कंपनी देती हैं, बट आपको एक सहूलियत मिल जाती है कि जब आप बेडरॉक यूज करते हो तो इन मॉडल से डायरेक्टली कनेक्ट कर लो और बिलिंग बेडरॉक लेगा, बिलिंग एडब्ल्यूएस लेगा जब आप टोकन यूज करोगे तो, और देन पेमेंट आप करोगे और ये एडब्ल्यूएस उनको पेमेंट कर देगा। ऐसे काम करता है मॉडल एक्सेस। अब बेडरॉक में लिस्ट ऑफ इन्होंने मॉडल्स दे रखे हैं, जैसे मान लो क्लाउड का दे रखा है, अमेजॉन खुद का दे रखा है, फेसबुक का मॉडल दे रखा है, ऐसे डिफरेंट सेट ऑफ मॉडल्स मिस्टल का दे रखा है। मॉडल लिस्टेड है, आप वो मॉडल को सेलेक्ट करते हो, उस मॉडल को आप अपने लैंग्राफ या लैंग्सी को दे देते हो बेडरॉक के हेल्प से और यूज करते हैं। देन टूल कॉलिंग, मैंने अभी बात करी टूल कॉलिंग और एमसीपी इंटीग्रेशन, रैग और वेक्टर सर्च, ये भी आपके पास अवेलेबल है एडब्ल्यूएस बेडरॉक में। सर्वलेंस एंड स्केलेबल, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है सर्वलेंस का मतलब है कि ये फिक्स्ड EC2 मशीन टाइप का नहीं है, ये अपने आप स्केल्स कर सकता है, डाउन स्केल कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, और यूजर आए बढ़े घटे, ठीक है। ऑब्जर्वेबिलिटी है और इवोल्यूशन है, कैसे आप चीजों को देखोगे कि वो एलएलएम चल रहा है प्रॉपर्ली कि नहीं, हमारा वो टूल प्रॉपर्ली कॉल हो रहा है कि नहीं, हमारे रैग प्रॉपर्ली चल रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑब्जर्वेबिलिटी। और इवोल्यूशन मतलब हमारा जो हमने एजेंट्स बनाए हैं वो कितने % तक सही काम कर रहा है प्रोडक्शन पे, है ना, और प्रोडक्शन ये भी। अब देखो होता क्या है कि यूजर आता है, वो वेब और मोबाइल ऐप में आता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एपीआई गेटवे। अब आप AWS का, मैंने पूरी स्लाइड जो अभी आगे बात करेंगे वो लैंगचेन और AWS बेडरॉक पे रखी है, AWS बेडरॉक कोर, सो दैट आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में समझ जाओ, राइट। अब देखो ये एपीआई गेटवे जो है, ये एपीआई गेटवे AWS का एपीआई गेटवे है, ये बहुत ही हाई स्केलेबल होता है। इसमें डिफरेंट तरह के HTTP रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट एटसेट्रा। इसमें वेब सॉकेट भी होता है जो हमें जरूरत पड़ सकती है स्ट्रीमिंग अगर कर रहे हैं तो। ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है जो कि AWS का एक रूल है। अब हम फास्ट API भी यूज कर सकते हैं। फास्ट API यूज करने का सबसे बेहतरीन कारण ये है कि एग्जैक्टली ये Node.js के हिसाब से चलता है, इवेंट लूप के, क्योंकि जो पाइथन है वो सिंगल थ्रेडेड है ना। और ये फास्ट API करता है नोड जैसे इवेंट लूप इसको प्रोवाइड करता है कि भाई आपके पास अगर 1000 भी रिक्वेस्ट एक साथ में अगर एग्जीक्यूट करनी हो तो फास्ट API एग्जीक्यूट कर लेगा। और जरूरत हमें पड़ेगी कहाँ, जरूरत पड़ेगी जब हम इन टूल्स को पैरेलली कॉल करेंगे। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि एक साथ में 100 टूल्स कॉल करना पड़े टू गेट सम डेटा, टू क्रिएट सम डेटा इंफॉर्मेशन। और उसकी बात और भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आप देखोगे तो एक बार मैं इसे हटा देता हूं। तो अगर आप मान लो आपने कुबरनेटिस की बात कर रहे थे, तो मान लो आपने फास्ट API यूज की, तो फास्ट API एक पाइथन की लाइब्रेरी है, राइट। और आपने एजेंट बना लिए लैंगचेन में, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये लैंगचेन का आपने डॉकर इमेज बना लिया। इस डॉकर इमेज में आपके वो सारे वो डिटेल्स रहेंगे, वो ऐप रहेगा, राइट। वो ऐप को आप डॉकर कंटेनर्स में रन कर सकते हो या फिर कुबरनेटिस के पॉड में रन कर सकते हो। अब अगर फास्ट API पॉड 1 में है, पॉड 2 में है, पॉड 3 में है, तो जितने ज्यादा आपके रिक्वेस्ट बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा कुबरनेटिस अपने पॉड्स को बढ़ाता जाएगा और फास्ट APIs हर पॉड में ऐड होती जाएगी, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और स्केलेबल हो जाएगा। ये मतलब ये है, यही चीज इफ यू डू इट विथ एजेंट कोर बेडरॉक जो AWS का है, तो ये फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्केल करने की। आपको सिर्फ अपना कोड करके जिप करके डाल देना है एंड देन इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, लाइक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लैंगचेन का एक लैंगसर्व है जो API देता है, लैंग्राफ एजेंट भी है, राइट। तो अब देखो ऐसे रिज्यूम एजेंट, मल्टी एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिज्यूम एजेंट बना लिया, सर्च एजेंट बना लिया, कोडिंग एजेंट बना लिया, हमने बेडरॉक से क्लॉड या नोवा या टाइटन का मॉडल ले लिया, टूल कॉलिंग MCP कनेक्ट करा लिया, S3 बकेट से कनेक्ट करा लिया। अब ये जो टूल कॉलिंग है, टूल में S3 बकेट भी आ जाएगा, DynamoDB भी आ जाएगा, और AuroraDB भी आ जाएगा। ओपन सर्च जो सर्वरलेस
वेक्टर डेटाबेस कह लो, जो आप पीडीएफ का एम्बेडिंग बनाते हो नंबर्स में, राइट, वो नंबर्स सिर्फ डायरेक्टली ओपन सोर्स में सेव हो जाएंगे। अब वो जब सेव हो जाएंगे तो उनको आपका जो एजेंट है टूल कॉल से यूज कर लेगा, राइट। तो S3 बकेट यूज कर लियो, डायनेमिडी मान लो टेबल बना लिया, मान लो आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में पूरा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है, एक टेबल में आपने मान लो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। या फिर मान लो आपने सिंगल टेबल डिजाइन करा, सिंगल टेबल डिजाइन। सिंगल टेबल आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, एक ही टेबल में सॉर्ट की प्राइमरी की के हिसाब से हम सारा डेटा रख लेते हैं। मतलब मान लो इसमें हम कस्टमर का डेटा भी रख लेंगे, ऑर्डर का भी डेटा रख लेंगे, तो वो सिंगल टेबल डिजाइन और में ही हम डायनेमिक भी यूज कर लेंगे और ये हमारा एज ए टूल कनेक्ट हो जाएगा। मान लो आप डायरेक्टली एक लैम्डा बना दो, ठीक है, इस लैम्डा से एपीआई गेटवे बना दो, वो एपीआई गेटवे टूल को दे दो। अब टूल अगर मान लो आप AWS बेडरॉक यूज कर रहे हो तो आपको एपीआई गेटवे या गेटवे यूज करना पड़ेगा, नॉट एपीआई गेटवे, ठीक है, गेटवे यूज करके दे दो। देन लैम्डा बना लो, इंटरनल एपीआई कॉल कर लो, एटसेट्रा, ठीक है। लैंगस्मिथ है, यहाँ पे आप अब जैसे ये लैंगस्मिथ का खुद का है, इस पे आप क्या करके जाके आप अपना पूरा ट्रेसेस देख सकते हो, उसको इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आपका काम एजेंट ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देन आपका क्लाउड वॉच है ही है जो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए है। देन आपके पास आते हैं जो लेयर, यूजर लेयर, हु इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन, एक्सेस लेयर, चैनल एंट्री पॉइंट्स, एज लेयर, राउटिंग और ऑथ रेट लिमिट होता है, जहाँ पे होता है कंप्यूट लेयर जो हमने बात करी, या इधर आप बेडरॉक पे डिप्लॉय करो डायरेक्टली, या फिर आप अपना पॉड्स बना लो, एपीआई लेयर, लैंग्वेज डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब इससे देखते हैं यूजर रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसकी लाइफ साइकिल चलती कैसी है। तो मान लो यूजर एक क्वेश्चन पूछता है या अपलोड फाइल करता है या इमेज बनाने के लिए बोलता है, वो डायरेक्टली फास्ट एपीआई के पास जाती है। अब देखो फास्ट एपीआई यूज करने से फायदा क्या है कि फास्ट एपीआई ना एक तो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली वैसे सिंटेक्स ले सकते हो, और एसिंक्यू करके इसमें लाइब्रेरी है, उसमें आप वैसे एसिंक्यू और गैदर कर देते हो ना, तो ये एक साथ ही हंड्रेड्स ऑफ टूल्स T1 T2 T3 को कॉल कर देता है, और डेटा आता है तो LLM को वापस दे देता है। तो इसलिए फास्ट एपीआई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ LLM वर्ल्ड। अगर आप LangChain या फिर QUI ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो फास्ट एपीआई हैज बिकम वेरी पॉपुलर। LangServe है, आप इससे भी अपना एक इनवोक का, स्ट्रीम का, बैच हेल्थ का अपना एपीआई बना सकते हो, जैसे सेम एज हम Node.js में एक्सप्रेशन सर्वर में बनाते थे। देखो लैंग ग्राफ और LangChain में अगर देखोगे तो लैंग ग्राफ बेसिकली मान के चलो हमारे पास मल्टीपल नोड्स एजेंट्स के होते हैं। अब इन एजेंट्स के नोड्स को दूसरे एजेंट के नोड से कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसे से कनेक्ट करते जाते हैं हमारा ऑर्केस्ट्रेशन होता जाता है, राइट, वो लैंग ग्राफ है। क्लॉड वैसे कोई LLM है और रिस्पॉन्स आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं कि मान लो भाई जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो हमें उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, करेक्ट। उसके लिए मान लो हम JWT से ऑथेंटिकेशन करें, मतलब एक हमारा जेसन वेब टोकन होता है कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम अपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो बैक एंड को भेज रहे हैं उसमें एक फ्रंट एंड, तो होता क्या है ना कि यहाँ पे हम एक सीक्रेट की रखते हैं फ्रंट एंड पे और एक बैक एंड पे सीक्रेट की रखते हैं। ये दोनों एक सीक्रेट की एक फ्रंट एंड पे बैक एंड पे रहता है। फ्रंट एंड एक जेसन बनाता है, जेसन वेब टोकन, JWT बोलते हैं, वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। अभी जो जेसन वेब टोकन होता है, जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है तो अपने हेडर में वो JWT हेडर भेज देता है और वो बैकएंड पर जाता है। तो ये क्रिएटेड होता है इस सिग्नेचर के, और यही सिग्नेचर यहाँ होता है। अगर ये JWT यहाँ बैकएंड मैच करता है तो ये वापस अलाउ करता है, तो वही यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात हुई। एपीआई की दे सकते हैं, कॉग्निटो दे सकते हैं। कॉग्निटो मतलब उनका AWS कॉग्निटो है जो बेसिकली सिक्योरिटी उसके लिए होता है। यूजर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, OIDC भी देख लो। OIDC बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है जिसमें आप AWS के सर्विसेज का और डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्विसेज को एक टोकन बना के इस AWS में स्टोर करके यूज कर सकते हो। रेट लिमिटिंग है, पर यूजर एक्सेट्रा, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, है ना। तो अब की टेकअवे देखो क्या है कि जो फास्ट एपीआई हैंडल सिक्योरिटी, लिमिट एंड स्ट्रीमिंग। जो फास्ट एपीआई है वो सिक्योरिटी हैंडल करता है, लिमिट करता है, स्ट्रीमिंग हैंडल करता है। LangServe exposes LangChain stack as API। LangChain का ही है expose। LangGraph orchestrates the logic, Bedrock powers the model, ठीक है। Everything is observed with LangChain and CloudWatch, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बता दिया। और ये होता क्या है, व्हाट हैपेंस आफ्टर क्लाउड, जो हमने अभी देखा था, तो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, साइटेशन, गार्डरेल्स, कंटेंट्स, ये सारा कुछ मैंने उसमें 2 में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। देखो LangChain इकोसिस्टम की अगर हम बात करें
तो LangChain बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हम इसको देखो तीन आप दो या तीन तरह से देख लो। LangChain है, फिर LangGraph है, LangServe है और LangSmith, चार बेसिकली है। LangSmith का क्या काम है, बेसिकली वो क्या करता है, ट्रेसेस है ना एंड टाइमलाइंस देखता है कि मतलब जो प्रॉम्प्ट रन हुआ एक एजेंट के साथ, जो टूल्स रन हुआ उसमें कितना लेटेंसी लगा, उसमें कितना टोकन्स लगा, उसमें कितना कॉस्ट लगा, ये सब का टोटल लॉग एक जगह मेंटेन होता है जो LangSmith करता है। यहाँ पे आप जो LangChain से या LangGraph से जो एजेंट बनाते हो उसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट LangSmith पे। तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें क्या करते हैं कि आपका जो LangChain से या फिर LangGraph से जो आपका क्या कहते हैं एजेंट बनता है, उस एजेंट को आप डॉकर की हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हो। तो डॉकर की इमेज बनती है और वो इमेज LangSmith पे डिप्लॉय हो जाती है और वो LangSmith एक HTTP API एक्सपोज करता है, उस HTTP API का आप यूज कर सकते हो या फिर आप अपना फ्रंट एंड भी उनके साथ डिप्लॉय कर सकते हो और LangSmith पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो डेटा सेट और रिवाइल्स भी स्टोर करता है, एनोटेशन और फीडबैक भी रखता है, अलर्ट्स एंड मॉनिटरिंग भी रखता है। तो LangSmith कह लो कि एक टोटल ऑब्जर्व करने के लिए कि आपने जो एजेंट बनाया है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसके टोकन कॉस्ट कैसे हैं, पर टूल्स कॉल कैसे हो रही है, एवरीथिंग LangSmith मैनेजेस। LangServe बेसिकली एक क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट लेयर है जिसमें हम क्या, आप आइदर फास्ट API यूज कर लो, ठीक है, अलग से वो LangChain में लगा दो, या फिर आप LangServe यूज करो जो हमें बेसिक APIs देता है। जो APIs ऐसी हैं कि जैसे आपको स्लैश इन्वोक करना है, मतलब आप जब एजेंट बनाओगे तो आपके पास ये सब मेथड होने चाहिए। जैसे मान लो इन्वोक मेथड होना चाहिए, स्ट्रीम मेथड होना चाहिए, बैच होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। ये जो अगर मेथड्स होंगे आपके पास, सो व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द बैक एंड, देन आप इन सारी मेथड्स को कॉल करो। जैसे मान लो इन्वोक कॉल कर दिए, कोई प्रॉम्प्ट चला, अगर आपने एजेंट चैट का बनाया है तो इन्वोक चैट एजेंट कर दिया तो चैट एजेंट रिप्लाई कर देगा सिंक मेथड से। स्ट्रीम है, स्ट्रीमिंग से कर देगा। बैच, अगर आप बहुत सारे एजेंट्स मल्टीपल टूल्स कॉल एक साथ चला रहे हो, एजेंट्स मल्टीपल एजेंट चला रहे हो तो बैच में चला जाएगा। हेल्थ चेक के लिए बेसिकली है। तो LangServe कह लो कि एक और उनका मॉड्यूल है। LangSmith इज कंप्लीटली अबाउट डिप्लॉयमेंट, ऑब्जर्वेबिलिटी। LangServe सिट्स विद योर ऐप, ये आपके कोडिंग के साथ रहेगा जो आपको एक काइंड ऑफ मतलब रैपर देगा टू कनेक्ट विद योर मॉडल्स और एजेंट्स दैट यू हैव डन। अब देखो दो चीज देखते हैं, LangGraph और LangChain। LangChain क्या कह रहा है कि ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन का मतलब कि देखो LangChain के अंदर आपके प्रॉम्प्ट्स आएंगे, आप प्रॉम्प्ट्स कहाँ डिफाइन करते हो वो आएंगे, मॉडल्स आएंगे, टूल्स आएंगे, मेमोरी आएगी, रिट्रीवर्स आएंगे, पार्सर एंड आउटपुट आएगा। ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एक एजेंट को बनाने के लिए, वो आएगा आपका LangChain में। आप अगर LangGraph में आते हो तो आपका स्टेट ग्राफ आएगा कि एक वर्कफ्लो का कंप्लीट वर्किंग कैसे होगा, मतलब एक एजेंट से दूसरे टूल्स पे जाएगा या नॉलेज बेस पे जाएगा, या एक एजेंट दूसरे एजेंट के अंदर डेटा अपना सेट करेगा, दैट कम्स अंडर नॉलेज ग्राफ। अब वही कंडीशनल एज है कि अगर हम एक मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर सेटअप करते हैं तो हमारा हर क्या कंडीशन रहेगा, मतलब किस केस में वो ऊपर वाले फ्लो में जाएगा, किस केस में वो नीचे वाले फ्लो में जाएगा, दैट हैपेंस इन LangGraph, है ना। There is loop and branching happens, parallel execution happens, check pointers are there, human in the loop। अगर आप इन्हीं सारे वर्कफ्लोज में ह्यूमन इन द लूप इन्वॉल्व करते हो तो वो LangGraph में आता है। तो अब बात समझ में आई ना। तो LangChain, LangGraph, LangServe और LangSmith ये मेजर आपके कंपोनेंट्स है LangChain इकोसिस्टम के। अब देखो टिपिकल वर्कफ्लो क्या होता है कि भाई यूजर है हमारा, है ना, यूजर आया, योर ऐप में आया LangServe में, क्योंकि हमने LangServe पे दिए, यहाँ पे हम फास्ट API से भी दे सकते हैं। एंड देन हमने जो LangGraph पे जो वर्कफ्लो अपना बना रखा है उसमें हिट होता है। देन यहाँ पे हम या तो LangChain के अंदर ही हम अपना क्लाउड का या OpenAI का या Gemini का API की दे दें। फिर क्या होगा कि जो एजेंट हम उसके अंदर बना रहे हैं उसके अंदर हम मॉडल कॉल कर देंगे, कौन सा मॉडल हमें यूज करना है। आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। एंड देन आप क्या करो कि उस टूल के अंदर उसमें टूल डिफाइन कर दो और देन रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये एक तरीका है। या फिर आप AWS Bedrock को ले आओ, AWS Bedrock का LLM इससे कनेक्ट कर दो LangChain से, तो भी दिस टिपिकल फ्लो विल वर्क। ठीक है, तो हमने LangChain देख लिया, LangGraph, LangServe और LangSmith देख लिया। ठीक है, अभी वाई दिस मैटर्स भी समझ लो
कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड्यूलर है एंड कंपोजिबल है ना। आप प्रॉपरली हर एक मॉड्यूल को डिफाइन कर सकते हो, एरर पे देख सकते हो, आप कोड मैनेज कर सकते हो, प्रोडक्शन रेडी फ्रॉम डे वन, ऑब्जर्वेबल डिबगेबल है, स्केलेबल एंड सिक्योर है, वर्क सिम्पली विद एजेंट कोर एंड एजेंट बेडरॉक एंड एजेंट कोर। अब आप एक अगर बात समझने की कोशिश करो तो लैंगचेन वाले ये नहीं बस कह रहे हैं कि ले लो हमारा फ्रेमवर्क यूज कर लो, ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास बेडरॉक नहीं है, एजेंट कोर बेडरॉक नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास AWS कंप्लीटली नहीं है, तो भी आप लैंगचेन के पास अपना कंप्लीट डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब जो आपके एजेंट्स होंगे वो इनके सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएंगे। इवन ये पॉपुलर इसलिए लैंगचेन हो रहा है कि आप लैंगचेन को सेल्फ होस्टेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या सेल्फ होस्टेड, मतलब कि जो ये सारे आपके मॉड्यूल्स हैं, जैसे मान लो पहला लैंगचेन है, ठीक है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है टू बिल्ड एन एजेंट। लैंग्राफ है, लैंग्राफ को आप ऐसे ले लो कि ये सारे वो चीजें दे देगा जो एक वर्कफ्लो बनाने के लिए काम आते हैं, है ना। मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, टूल्स, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, MCP कनेक्शन, एवरीथिंग लैंग्राफ के अंदर आ जाएगा। लैंग्वेज के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे प्रॉम्प्ट्स हो गया, है ना, ये जो हमने यहाँ बात करी, प्रॉम्प्ट्स, मॉडल्स, टूल्स, मेमोरी रिट्रीवर्स, आउटपुट पार्सर, लैंग्राफ। देन आता है लैंगसर, ठीक है, एंड देन आता है लैंगस्मिथ। ये सब कुछ आपके लोकल पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली लोकल मतलब मान लो आपके पास AWS का EC2 मशीन है, या फिर GCP का आपके पास VM इंस्टेंस है ना, या अज्योर का है, या फिर आपका कोई सेल्फ होस्टेड इन्वायरमेंट है जो आप अपने कंपनी में खुद में रखे हो, देन all these modules can be deployed to your environment. So none of your data will get exposed to public. Only is just that whether it's your server here, है ना, server 1, it has to communicate with cloud. अब आप ये भी आप नहीं चाहते, अब आपको you have to make very enterprise level application and you want to be very very secure and private, then self hosted LLM लो, ठीक है, जैसे लामा इंडेक्स हो गया, सॉरी लामा हो गया, वो लामा की हेल्प से लामा कर सकते हो, कीमी हो गया, ऐसे बहुत सारे अमेजॉन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, फेसबुक के बहुत सारे, मेटा के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आप सेल्फ होस्टेड कर सकते हो। डीपसीक हो गया जो रिसेंट डीपसीक भी आया है, जापान की भी बहुत सारे मॉडल आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो, ओपन सोर्स हैं। आप हग उस पर जा सकते हो, एक है आपका तो आप इन सारे मॉडल्स को स्टोर कर सकते हो, है ना। और ये मॉडल्स जब आपके सेल्फ होस्टेड हो जाएंगे, देन सेल्फ होस्टेड मॉडल प्लस आपके टोटल LLM ऑर्केस्ट्रेशन का पूरा काम, ठीक है, ये दोनों मिला के आप पूरा प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो। इसमें आपका कोई भी प्राइवेट डेटा पब्लिक क्लाउड के पास नहीं जाएगा, सब कुछ आपके सेल्फ होस्टेड एनवायरनमेंट में रहेगा और सब कुछ आपका प्राइवेट रहेगा, इवन फाइनेंशियल और उसका बात हो, ठीक है। तो आप की टेकअवे क्या है इस स्लाइड का कि भाई लैंगचेन है इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, लैंगसर्व है इज अ डिप्लॉयमेंट, लैंगसर्व डिप्लॉयमेंट बेसिकली APIs के लिए है, लैंग्राफ है ऑर्केस्ट्रेशन, और लैंगस्मिथ है ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। लैंग्राफ को देखो एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, ये मैंने अभी बात करी थी कि भाई स्टार्ट होता है रिसीव यूजर इनपुट, अंडरस्टैंड एंड क्लासिफाई द इंटेंट, नीड इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव करता है कॉन्टेक्स्ट से वेक्टर सर्च हो जाता है, यहाँ पे नॉलेज बेस की बात आ जाती है, देन जनरेट LLM वाया बेडरॉक। अब बेडरॉक कर लो यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट क्लाउड की या OpenAI की API दे दो, है ना। ये वैलिडेट होता है, वैलिडेशन भी होती है इसमें, और वैलिडेशन के बाद ह्यूमन अप्रूवल अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, येस अगर ह्यूमन बोलता है तो ह्यूमन इन द लूप एंड रिटर्न द फाइनल रिस्पॉन्स, ये एंड में जाके आप जो भी कस्टमर पूछ रहा है क्वेश्चन तो चला जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बार ह्यूमन अप्रूवल लगाओ। अगर मान लो आप चाइल्ड सिस्टम बना रहे हो, इंश्योरेंस एजेंट बना रहे हो, किसी डेंटिस्ट का रिसेप्शनिस्ट का प्लेटफॉर्म बना रहे हो, वहां पे हर जगह जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमन अप्रूवल लगाएं, क्योंकि ये बहुत डिले हो जाएगा अगर मान लो ह्यूमन अवेलेबल ना हो डेस्कटॉप पे एक्सेट्रा, ठीक है। अब लैंग्राफ क्या है कि फ्रेमवर्क टू बिल्ड स्टेटफुल मल्टी एजेंट वर्कफ्लो, करेक्ट, बिल्ड एज अ स्टेट ग्राफ, करेक्ट, सपोर्ट साइकिल्स, ब्रांचेस एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन, करेक्ट, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एजेंट, ठीक है। तो ये लैंग्राफ का टोटल काम है।
यहाँ पे भी की लाइन ग्राफ कॉन्सेप्ट कह लो। स्टेट ग्राफ क्या होता है, डिफाइंस द ग्राफ ऑफ स्टेप्स एंड ट्रांजिशन एजेस, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक कहे जाएंगे, मतलब एक आप एक एजेंट से दूसरे एजेंट पे, एक एजेंट से दूसरे एमसीपी पे कैसे जाओगे। नोड्स का क्या होता है, फंक्शन टास्क दैट डू द वर्क, ठीक है। एजेस कनेक्ट्स बिटवीन कैन बी कंडीशनल, मतलब एक वर्कफ्लो में से दूसरे वर्कफ्लो में जाना कैन बी कंडीशनल, मतलब ये फर्स्ट वर्कफ्लो में दूसरे में, फिर ये तीसरा चौथा, मतलब पहला कोई इनपुट आया तो पहला इनपुट एक में जाएगा या फिर दो में जाएगा, फिर तीन में जाएगा या फिर चार में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जिस पे हम जो भी कंडीशन लगाते हैं, मतलब हमारा जो एजेंट आउटपुट देता है उसके हिसाब से जाते हैं। दैट इज अबाउट एज टॉकिंग एजेंट। से डेटा पास बिटवीन नोड्स, मतलब इसमें जो डेटा आया दैट पास टू 4 3 and 4 डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑल्सो। लूप्स मतलब रिपीट स्टेप्स अंटिल द कंडीशन इज मेट। पैरेलल एग्जीक्यूशन आपको पता ही हुआ कि कैसे मल्टीपल टूल्स एक साथ चलते हैं। अब जब हमने बात करी कि भाई लैंगचेन जो है, लैंगचेन खुद ही हमारे साथ लैंगस्मिथ, उनके साथ लैंगस्मिथ दे रहा है, ठीक है, और इस लैंगस्मिथ पे आप डॉकर इमेज कंप्लीटली डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो हमें AWS की जरूरत ही क्या है, AWS बेडरॉक की, ठीक है। यहां जब डिप्लॉय करोगे तो आप क्लाउड की API की लगा दिए, जिससे हमारा जो ब्रेन का टोटल काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारा ब्रेन का काम है। तो AWS बेडरॉक, अगर आप की नहीं लगाना चाहते तो आप बेडरॉक कोर से, बेडरॉक से नॉट कोर से, आप लैंगचेन को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप बेडरॉक में अपना क्लाउड बनाओगे, बेडरॉक इंस्टेंस के अंदर अपना क्लाउड बनाओगे और वो क्लाउड कनेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट 2 आवर्स का वीडियो बनाया है जिसमें मैं सायास बना रहा हूँ एक बेडरॉक कोर से। तो मैंने हर एक पहलू पे, हर एक चीजों पे मैंने बात की है, क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज होती हैं बेडरॉक कोर की और कैसे कैसे कनेक्ट होता है। यू कैन वॉच एंड सी। अब और भी आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे बेडरॉक कोर को और बेडरॉक को। तो AWS बेडरॉक हो गया, कन्वर्ट्स API, मॉडल एक्सेस, गार्ड रेल्स, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, ये सब बेडरॉक के फीचर हैं, खुद के फीचर हैं जो खुद देता है। मतलब एक दो तरह की API लोग बेसिकली AWS बेडरॉक वाले एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना। एक आप क्या, बेडरॉक की बात हो रही है, बेडरॉक एजेंट कोर की बात नहीं हो रही है, जो सेकंड पार्ट है। अब आप बेडरॉक में देखो तो ये क्या करते हैं, इन्वोक एक एक्सपोज करते हैं और एक कन्वर्ट्स की एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना। इन्वोक में क्या होता है कि आप बेडरॉक के मॉडल को हिट करो और रिस्पॉन्स दे देगा वापस। आप कन्वर्ट्स में क्या होता है, स्ट्रीमिंग होती है, आप भेज दो और जब तक रिस्पॉन्स आता रहेगा, रिस्पॉन्स वापस आता रहेगा, दैट इज स्ट्रीमिंग। तो दो तरह की API एक्सपोज करते हैं। मॉडल एक्सेस में क्या होता है, पहले मॉडल एक्सेस था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। गार्डरेल्स का मतलब होता है कि आप प्रॉम्प्ट्स बनाते हो जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो AI एजेंट बनाया हो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके, उसमें कोई फालतू के क्वेश्चंस ना पूछ सके, कोई वेबसाइट बनाने के लिए कोड ना मांग सके, कोई आपकी बिजनेस की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना पूछ सके। दैट इज गार्डरेल्स। आप एक प्रॉम्प्ट डिसाइड बनाते हो और ये प्रॉम्प्ट हमेशा LLM के साथ सेट करता है। जब भी कोई यूजर क्वेश्चन पूछता है, पहले ये प्रॉम्प्ट से होकर गुजरता है और देन ये प्रॉम्प्ट क्वालिफाई करता है, देन आगे चीजें बढ़ती हैं, देन रिस्पॉन्स LLM से वापस आता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि देखो बेडरॉक के अंदर क्या है कि आप मान लो सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट आपको बनाना है, तो आप लोग मान लो 5 एजेंट्स का सिस्टम बना रहे हो, 5 डिफरेंट एजेंट सिस्टम बना रहे हो। हर एजेंट के पास सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा और जब भी कोई यूजर हिट करेगा तो यूजर प्रॉम्प्ट जाएगा, ठीक है। या फिर और भी कुछ मान लो लेसे इंस्ट्रक्शन हो सकती है उसकी, मान लो स्किल्स। अभी हम स्किल्स के बारे में आगे देखेंगे कि कैसे आप बहुत सारे एजेंट से खुद का एक स्किल बना सकते हो, जैसे कि प्रॉम्प्ट से और भी बेहतर चीजें चलेंगे। वो सारे डेटा को ये एक जगह स्टोर करते हैं, है ना, और उस जगह पे स्टोर करने के बाद ऑल दोस प्रॉम्प्ट विल यूज्ड इन AWS बेडरॉक, करेक्ट। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है AWS एजेंट बेडरॉक कोर पे, आप उसको देख सकते हो। उससे आपको पूरा बेडरॉक कोर, बेडरॉक के बारे में पूरा समझ में आएगा। तो बेडरॉक का एक अलग वीडियो है, बेडरॉक एजेंट कोर का एक अलग वीडियो है, दोनों वीडियो वॉच करोगे पूरा कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। फाउंडेशन मॉडल देखो कि आपका क्लाउड है, ये इसके अंदर है। अब मान लो इसमें इवन इन्होंने ओपस और फेबल 5 भी दे दिया हुआ है आपका बेडरॉक में, आप वहां से एक्सेस ले सकते हो और आप यूज करना सकते हो। और नोवा है, टाइटन है, ये सब आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो, लामा 3 एक्सेट्रा को। अब ये बेडरॉक का कैपेबिलिटी है कि भाई इसके अंदर गार्डरेल है, IAM VPC लगा सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब आपका एजेंट और वो किस तरह से प्राइवेट रहे वो सब भी आप मैनेज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट कैशिंग,
ऑब्जर्वेबिलिटी ट्रेसिंग, जो तो वही वही चीज है, वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लैंगस्मिथ अब प्रोवाइड करना चाह रहा है वो बेडरॉक कोर बहुत पहले से प्रोवाइड कर रहा है। तो काइंड ऑफ बेडरॉक कोर हैज मोर, मतलब बेडरॉक कोर हैज बेसिकली मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज देन लैंगस्मिथ, बट जो हम चीज समझना चाहते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब when to use LangChain, when to use LangSmith and when to use AWS Bedrock Core। देखो, मान लो कि आपका अगर पूरा गेम है इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि आपका AWS इन्वायरमेंट है और आपका AWS इन्वायरमेंट वही रहे, तो आई सजेस्ट गो विद स्टैंड्स। स्टैंड्स एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, ये आपका, ये देखो ओपन सोर्स टूल किट है, इसको मैं हटाता हूँ। ये देखो एक्सटेंशन मैंने खुद ही बनाया है क्योंकि मुझे एक्सटेंशन कोई बढ़िया मिल नहीं रहा था। तो द ओपन सोर्स, हाँ सही में एक्सटेंशन खुद ही बनाया मैंने, द ओपन सोर्स टूल किट फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन एजेंट्स। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन किए हैं और इवन पाइथन में भी है, आप दोनों तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो सिंपल एक टूल कॉल कैसे बनाते हैं, एक एजेंट कैसे बनाते हैं, देख रहे हो ना, सीधे एजेंट, न्यू एजेंट बनाया, इसमें टूल्स दे दिया। ये टूल्स मतलब अब एजेंट बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक टूल जो है सेव रिपोर्ट, अब ये सेव रिपोर्ट एक टूल कनेक्ट हो गया है, सेव रिपोर्ट। अब जैसे ही इनपुट आएगा आउटपुट जाएगा। अगर इनपुट में जो सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो कनेक्ट होंगे प्रॉपर्ली इनपुट के हिसाब से, मतलब अगर टूल्स मांग रहे होंगे तो ये एजेंट LLM शुरू कॉल करेगा, रिस्पॉन्स बैक देगा, आउटपुट दे देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। देख रहे हो, कनेक्ट एजेंट, एजेंट डॉट एड हुक, अब इसमें कॉल कर दिया और रिस्पॉन्स आ गया, इनवोक, है ना। बिल्ड उन्होंने एनी मॉडल एनी क्लाउड योर, अभी एनी मॉडल एनी क्लाउड कर रहे हैं, बट ये बहुत ही परफेक्ट फिट होता है स्टैंड्स प्लस AWS बेडरॉक एजेंट कोर के साथ, ठीक है। अब आप एजेंट टूल इंपोर्ट करते हो, देन आप डिफाइन करके एजेंट और एजेंट बना देते हो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पूरा कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरप्राइज लेवल ले जाना है तो आप, आई सजेस्ट टू गो अहेड विद स्टैंड प्लस AWS बेडरॉक कोर, ठीक है, क्योंकि बेडरॉक कोर के पास सब कुछ है। बेडरॉक कोर के पास गेटवे है दैट वर्क्स एज एमसीपी, आपके पास आइडेंटिटी है दैट वर्क्स एज मतलब कॉग्निटो, AWS कॉग्निटो की हेल्प से ये बनाते हैं। जैसे कि पता चलता है कि कौन यूजर आके कब हिट कर सकता है, कौन एजेंट को एक्सेस कर सकता है, कौन नॉलेज बेस को एक्सेस कर सकता है। इनके पास पॉलिसी डिफिनेशन है, इनके पास रन टाइम है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये LangChain क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी आप एजेंट बना रहे हो, राइट, उस एजेंट के पाइथन कोड को ये डॉकर का इमेज में रख रहे हैं, राइट। अब ये डॉकर का इमेज लेके थोड़ी है कि LangChain का खुद का AWS इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बैकएंड में AWS या खुद के कुछ सर्वर्स में, मतलब ऑब्वियसली लोकल सर्वर नहीं होगा, तो AWS सर्वर का जो बैकएंड होगा वो डॉकर इमेज होगा, वो AWS के ही EC2 या फिर जैसे ECR में डिप्लॉय करते होंगे। जैसे जैसे LangChain के यूजर्स हम इनको बनाते जाएं, मतलब हम अपना एजेंट डिप्लॉय करते जाएं, तो ये भी हमारा डेटा लेके AWS में ही भेजते होंगे, मतलब AWS ही रन टाइम एनवायरनमेंट होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब LangChain भी AWS जैसा यूज कर रहा है, मान लो AWS ने GCP यूज करे या Azure यूज करे फॉर एग्जांपल, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं AWS यूज करें, मतलब स्टैंड फ्रेमवर्क यूज करें, स्टैंड से सीधे हम AWS में डिप्लॉयमेंट करें, चीजें और सस्ती भी होंगी, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी, हाईली स्केलेबल भी होंगी, हाईली अवेलेबल भी होंगी, और आपका सारा इन्वायरमेंट एक जगह स्थिर रहेगा AWS में। और नहीं है तो सेल्फ होस्टेड कर लो। तो हम LangChain एज अ फ्रेमवर्क ले सकते हैं, और एज अ फ्रेमवर्क लेने के बाद देन हम अपने एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट विद हेल्प ऑफ LangGraph और LangChain कर सकते हैं, ठीक है, और देन उसको होस्ट करने के लिए हम AWS पे आ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट अगर आपको स्पेसिफिकली AWS में रहना है तो देन स्टिक विथ स्टैंड्स से एजेंट बनाओ, स्टैंड से एजेंट बना के डिप्लॉय करो, क्योंकि आपको डिप्लॉय करने का मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल हो जाता है।
एक सिंगल स्टेटमेंट लाइन में डिप्लॉय होता है। आप देखोगे मेरा वीडियो है 1.5 घंटे का, उसमें सिर्फ मैंने एजेंट बेडरॉक कोर के बारे में बात किया विद स्टैंड्स। तो एजेंट कोर क्या है? देखो, एजेंट कोर इज एंटरप्राइज रन टाइम फॉर एआई एजेंट्स बिल्ट विद LangChain, LangGraph एंड स्टैंड्स। यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है, स्टैंड्स। इट हैंडल्स मेमोरी, आइडेंटिटी, टूल्स, गार्डरेल्स एंड ऑब्जर्वेटरी स्केल, जो मैं अभी बता रहा था। तो रन टाइम होता है जिसमें कोड जाता है, वो रन करता है। इसमें दो तरह से कोड जाते हैं, एक जिप जाता है कोड, और फिर एक, मैं बार बार बताता हूँ कि आपको याद हो जाए, जिप जाता है, और या फिर आप डॉकर इमेज बना सकते हो। इस डॉकर इमेज को या जिप को ये स्केल करने लगता है। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे ये अप करता जाएगा, ऐसे घटते जाएंगे नीचे करता जाएगा। तो स्केलेबिलिटी का आपको टेंशन नहीं है। आप एजेंट बनाओ, एक बार दे दो इसको स्टैंड्स में, और ये चलता जाएगा। मेमोरी है, खुद से मेमोरी बनाता है, मेमोरी के नेम से बनाता है। मान लो आप ये खुद ऐसे टेबल जैसे बना देगा, मान लो एक्टर आईडी, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉन्वर्सेशन। अब एक्टर आईडी का मतलब है जो यूजर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। आप सेशन आईडी बना देगा, जो आप और भी अगर बोलोगे उस तरह की मेमोरी स्टोर करने लगेगा। तो स्टोर करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वेक्टर मेमोरी, यूजर मेमोरी। ये ट्राई करता है कि जो कन्वर्सेशन हो गई है उसको भी समराइज करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका टोकन लेस लगे, मतलब आप ऑप्टिमाइज करवाओ अपने टोकन यूसेज को, एक्सेट्रा। लॉगिन में है, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि यूजर कौन सा यूजर एक्सेस कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। गेटवे है, ये ट्राई करता है एमसीपी से कनेक्ट करने के लिए। एमसीपी मतलब बेसिकली डिफरेंट टूल्स कनेक्ट करने के लिए, लाइक लैम्डा से, डायनामोडीबी से, लाइक S3 बकेट से। इन सारे डिफरेंट टूल्स को एक साथ ले आओ, एमसीपी पकड़ो, एमसीपी में सारे टूल्स कनेक्ट कर दो, और वो एमसीपी सीधे आपके रन टाइम से कनेक्ट हो जाता है। और जब भी रन टाइम की जरूरत पड़ती है, मतलब जहाँ पे आपका सब पूरा चलता है एजेंट, जब भी एजेंट की जरूरत पड़ती है तो गेटवे को बोलता है, गेटवे उसे वो टूल ला के दे देता है, ठीक है। तो ये काफी मॉड्यूलर और मैनेजमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो स्टैंड्स प्लस एजेंट बेडरॉक कोर, एजेंट कोर बेडरॉक, गार्डरेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी भी अवेलेबल होता है। और ये आपका सबसे बेहतर चीज है, क्लाउड वॉच में भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हो। तो आपको फिर डीप इवैल जैसे जहां नहीं जाना पड़ेगा, आपको रागास करके एक है वहां नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो अब वेयर एजेंट कोर फिट्स इज बेसिकली LangChain एजेंट हो गया जो ऑर्केस्ट्रेट करेगा, जो मतलब LangChain पूरा बनाएगा। एंड देन एजेंट AWS एजेंट कोर होगा, एंटरप्राइज रन टाइम। एंड देन बेडरॉक फाउंडेशन मॉडल हो जाएगा। देन टूल्स डेटा जो एमसीपी और हम गेटवे की बात करेंगे। तो की कैपेबिलिटी अगर ग्लैंस देखें तो देयर इज मेमोरी, आइडेंटिटी, टूल्स, एक्सेस, गार्डरेल्स एंड ऑब्जर्वेबिलिटी है। ये आपका एजेंट कोर बेडरॉक का है, ठीक है। अब मेमोरी एंड स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मेमोरी गिव्स एजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हर एजेंट को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब वो किस इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, इवन उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया गया है तो इंस्ट्रक्शन है उसके पास आइडिया नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहा है, मतलब उसको किस बारे में बात करनी है। कोई यूजर क्वेश्चन पूछे तो, या फिर यूजर ने अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करे, क्या उसके पास प्रीवियस सारे इंफॉर्मेशन मेमोरी रखे हुए हैं। तो दैट मेमोरी गिव्स कॉन्टेक्स्ट। स्टेट मैनेजमेंट मेक्स देम कंसिस्टेंट, पर्सनलाइज्ड एंड रिलायबल एट स्केल, है ना। एंड व्हाई मेमोरी मैटर्स, पर्सनलाइजेशन एंड बेटर यूएक्स, फॉलो अप क्वेश्चन मेक सेंस, रिमेंबर्स यूजर प्रेफरेंसेस, मेंटेन्स प्रोग्रेस अक्रॉस सेशंस, है ना। ये सब अब देखो, पर्सनलाइजेशन एंड बेटर यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली। अगर आपका एजेंट बार बार मेमोरी भूल जाएगा कि यूजर क्या बात किया था पिछले सेशन में या इसी सेशन में, तो आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे। तो यू हैव टू मेंटेन दैट मेमोरी प्रॉपर्ली। फॉलो अप क्वेश्चन के लिए वो मेमोरी प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। रिमेंबर यूजर प्रेफरेंसेस, जो यूजर ने बात किया होगा, अपने से बोला होगा कि वो कहाँ रहता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, मतलब क्या प्रीफर करता है। तो आपका जब नया एजेंट नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करेगा तो दैट वुड बी अ बेटर, मोर पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स टू द यूजर, इंप्रूव रेलेवेंस एंड एक्यूरेसी, है ना। अगर रेलेवेंसी नहीं होगी रिस्पॉन्स में, तो अगर मान लो यूजर ने AWS के बारे में बात कर रहा है और आप Azure के बारे में रिस्पॉन्स करने लगो, दैट इज नॉट बेटर, है ना। आप एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी ना पूछो, देन फिर भी आपका ChatGPT को आंसर समझ जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ रेलेवेंसी, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट वो स्टोर करता है ना। एन एसेंशियल फॉर लॉन्ग रनिंग एजेंट, अगर आपका बहुत लंबा रनिंग एजेंट है एंड देन यू डोंट स्टोर द मेमोरी एंड एक्सेट्रा, देन हाउ थिंग्स विल वर्क, देन दे विल फॉरगेट कि क्या हमने पिछले काम किया है और हमें क्या नेक्स्ट काम करना है। देन टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, देखो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है STM, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है एक यूजर। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है कि इन कॉन्टेक्स्ट टेम्पररी। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो हमने एजेंट बेडरॉक कोर में बात करा था, वैसे ही सेम LangChain भी आपको देता है कि आप अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी अपने वहां पे स्टोर कर सकते हो,
है ना। इसमें जो यूजर कन्वर्सेशन करता है एक चैट में या एजेंट कम्युनिकेट करता है वो सारा डेटा स्टोर रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मान लो वीक्स ऑफ डेटा, मंथ्स ऑफ डेटा। अब AWS बेडरॉक कहता है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को एटलीस्ट नंबर दिन के लिए स्टोर करते हैं। आई थिंक मे बी LTM को 3 मंथ 1 ईयर से 2 साल के लिए ऐसा कुछ स्टोर करते हैं जो डेटा है। तो आप उससे बोल भी सकते हो कि भाई डेटा उतने दिन तक सेव ना करो, आप अपना सेटिंग कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है कि यूजर कभी भी आए, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको वापस आ जाती है। सिमेंटिक वे से भी स्टोर करता है, मतलब जो यूजर का रिस्पॉन्स होगा, क्वेश्चन होगा और जो एजेंट का रिस्पॉन्स होगा उनको वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके सिमेंटिक में स्टोर कर देगा। इससे कि जब भी यूजर कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट टाइम पे, देन एजेंट बेडरॉक कोर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। सेम आई डोंट नो विद लैंगचेन अगर ये प्रोवाइड करते होंगे। सिमेंटिक आई थिंक दे डू प्रोवाइड, बट बेसिकली they are total copy of what agent core bedrock doing, that what I think. And user memory है preference, profile behavior, semantic memory जो मैं बता रहा था, facts, knowledge base etc. तो how it works in a stack, तो अब user आया, मान लो fast API है, उसकी जगह पे आप LangSer भी रख सकते हो जो LangChain फैमिली का है। फास्ट API है, लेकिन मोस्टली फास्ट API लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर फास्ट API देखो, है ना, फास्ट API ही है। आप यहाँ पे सबसे बेहतर चीज है कि आप अच्छे से अपना मतलब जो है टूल कॉल कर सकते हो, आप पैरेलल टूल कॉल कर सकते हो। दुनिया भर के जो ऑफर्स हैं, आप बेसिकली एक ही मतलब क्या कहते हैं एजेंट, मतलब मान लो आप लूप में करना चाहते हो कॉल, है ना। आपके पास कई मतलब टूल है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप सारे टूल को एक साथ मतलब गैदर async करो और सारे टूल को एक साथ कॉल कर लो। इवन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप 1000 पैरेलली कॉल रन करोगे ना तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा फास्ट API बोलती है। बेसिकली ये Node.js का भाई है, लेकिन ML AI वालों ने इसे प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ पाइथन, बिकॉज पाइथन इज वेरी फेमस इन ML AI। तो फास्ट API यू हैव टू अंडरस्टैंड फास्ट API। फास्ट API से मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे मतलब पाइथन सिंगल थ्रेडेड है, अब फास्ट API इसको हर एक API को इवेंट लूप में कन्वर्ट कर देता है। तो जब इवेंट लूप में चलती है तो सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड का मतलब ही नहीं रहा। तो और पैरेलल टूल कॉलिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स देता है, तो देन इट बिकम्स रियली फास्ट एंड इजी। अब आओ, तो फास्ट API इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड देन LangSer API लेयर, देन LangChain, LangGraph एजेंट, एंड देन बेडरॉक पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, स्टोर्ड इन द करंट कन्वर्सेशन रन, लिव्स इन कॉन्टेक्स्ट विंडो, मैनेज्ड बाय LangGraph स्टेट। अब ये जो मैं बात कर रहा था, LangGraph के पास भी है ना, स्टेटफुल ग्राफ में, और फिर आपके पास एजेंट बेडरॉक कोर के पास ही मेमोरी है। तो जब आपके पास एजेंट बेडरॉक कोर में है और आप वहां पे डिप्लॉय करना चाह रहे हो, तो व्हाई वी गोना यूज LangGraph। मैं इसलिए एडवोकेसी कर रहा हूँ कि आप दोनों का डिफरेंस समझो। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज स्टोर्ड आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट विंडो, रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड एंड डेटाबेस। यूजर मेमोरी है सिमेंटिक मेमोरी जो आपका नॉलेज बेस जैसा स्टोर होता है। इसमें यही सब है। स्टोर्ड इन आप DynamoDB में स्टोर कर सकते हो, अरोरा LDS में स्टोर करो, ओपन सोर्स में। मेजरली जब लोग AWS यूज करते हैं तो ओपन सोर्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सर्वरलेस होता है, पे एज यू गो है, जब आप यूज करते हो तो पैसा देते हो, और इसमें आप सारे अपने बिल्डिंग्स आप स्टोर कर सकते हो, और हाईली स्केलेबल और फास्ट भी है। एंड देन आपका इलास्टिक कैश भी है, आप वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, राइट। तो मेमोरी का जो कंपोनेंट है, मेमोरी क्लासेस है, मेमोरी इंटीग्रेशन है, रिट्रीवर्स है, fetch relevant memories from vector store, memory stores work with any DB, vector DB, cache etc. ठीक है। की टेकअवे क्या रहेंगे कि मेमोरी प्लस स्टेट इज अ स्मार्टर एजेंट। अगर आप स्टेट भी मैनेज कर पाओ और मेमोरी के साथ मैनेज कर पाओ तो स्मार्टर एजेंट बनेगा। LangChain provides a building block, LangGraph orchestrates the flow, agent core gives enterprise grade memory at scale। ये मैं जो एजेंट कोर के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है। टूल्स और MCP इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब एजेंट बिकम पावरफुल when you can use external tools and services, MCP। अगर वही चीज है ना कि एक इंसान के पास मान लो ब्रेन है ना, और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन है, राइट, लेकिन ही कैनॉट स्पीक, फॉर एग्जांपल ही कैनॉट वॉक, है ना, ही कैनॉट टॉक, ही कैनॉट रन, और ही कैनॉट, he doesn't have hand, or let's say he doesn't have legs, and he doesn't have tongue, but he is very intelligent. So there is a very difficult for him to express his intelligence in the human environment। मतलब ये बहुत ही ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए। अगर इसी आदमी के पास फिर टॉक आ जाए, राइट, टॉक आ जाए, हाँ एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, है ना। अगर उसके पास टॉक आ जाए, उसके पास वॉक आ जाए,
ठीक है, उसके पास स्पीच आ जाए, मतलब वही टॉक, उसके पास अगर और भी कैपेबिलिटी जो होती है ह्यूमंस के बारे में नॉर्मल सब आ जाए, तो देन वो अपने इंटेलिजेंट ब्रेन को इस इन्वायरमेंट में यूज कर पाएगा। तो हम इन टॉक वॉक स्पीच को टूल्स बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो ब्रेन है वो एलएलएम है। तो एलएलएम को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो टूल्स, टॉक वॉक स्पीच और हैंड से जो करेगा वो टूल्स है। एंड अगर एमसीपी की बात करें तो ऐसे बहुत सारे टूल्स के मान लो 10 टूल्स यहाँ हैं, 100 टूल्स इधर हैं, टूल्स 2, अब एक एमसीपी आता है, ये इनसे कनेक्ट हो जाता है। एलएलएम जो ब्रेन है ना, एलएलएम वो एमसीपी से कनेक्ट करता है। एमसीपी बोलता है कि भाई किस टूल्स को उठा के यूज करना है, दैट्स इट, है ना। तो अब एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड वे टू इंटीग्रेट टूल सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंटली, है ना। एक्सटेंड एलएलएम नॉलेज टू रियल वर्ल्ड डेटा। टूल्स और एमसीपी यूज क्यों करते हैं कि भाई रियल वर्ल्ड डेटा से आपका कनेक्ट कर देता है। एग्जीक्यूट एक्शंस लाइक एपीआईज, डीबी फाइल्स एंड कोड, स्टैंडर्ड इंटरफेस वाया एमसीपी एटसेट्रा, सैंडबॉक्सेस। अब देखो यही सब है, सर्च टूल्स है, डेटा टूल्स है, प्रोडक्ट टूल्स है, कोड टूल्स है, डोमेन टूल्स है। ये सारे टूल्स कनेक्ट हो जाएंगे आपके एजेंट से, और एजेंट आपका पूरा बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि इसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा, इसके पास पूरे हाथ पैर होंगे कि कब किस चीज को कम्युनिकेट कर यूज करना है। एमसीपी का एमसीपी होता है होस्ट करते हैं, ये लैंग्राफ एजेंट में ऐसे हो सकता है। क्लाइंट होता है हैंडल्स ऑथ राउटिंग और एमसीपी प्रोटोकॉल में, और ये टूल सारे कनेक्ट हो जाते हैं जिससे कि वापस ये सारा रिस्पॉन्स लेके फिर ये आपका एजेंट को दे देता है जो एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ऑब्जर्वेबिलिटी मॉनिटरिंग हम देख चुके हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिसी सिक्योरिटी भी हम देख चुके हैं, राइट। अब इंटरप्राइज रैक पाइपलाइन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यूजर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जाता है, क्वेरी राइटिंग होती है। क्वेरी राइटिंग का मतलब है कि मान लो हाउ मच आई स्पेंड टुडे, ठीक है, बट अब यहाँ पे स्पेंड किए हो, आई डोंट नो, तो आई हैव टू हैव कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट। सो अगर आपके प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, तीसरी कॉन्वर्सेशन देखूं और मैं देखूं कि आप सिर्फ एडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहे हो कि आपने एडब्ल्यूएस में ये किया, आपने एडब्ल्यूएस में वो किया, आपने एडब्ल्यूएस का बिल इतना आया, तो मुझे फट से पता होना चाहिए कि हाँ आप एडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने एडब्ल्यूएस के अलावा किसी से मैंने बात ही नहीं की। तो क्यूरी राइटिंग का मतलब होता है कि मैं ये भेजूं, एक एलएलएम आए, मतलब एक एजेंट आए, बेसिकली एजेंट इसको रिराइट करे, इसको बोले कि हाउ मच आई स्पेंड ऑन AWS टुडे, ठीक है, एंड देन एजेंट को भेजे, देन रिस्पॉन्स और बेहतर होगा। दैट इज व्हाट क्यूरी राइटिंग इज। और दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इम्प्रूव कॉन्टेक्स्ट, टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स, यूजर एक्सपीरियंस टू द यूजर। हाइब्रिड सर्च की बात कर लो। हाइब्रिड सर्च में क्या होता है कि यू डू योर कीवर्ड सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू स्टेट, यू डू मेटाडाटा फिल्टरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब मेटाडाटा का मतलब आप जेसन बना लो हर डॉक्यूमेंट का, हर पीडीएफ जो वेक्टरडीबी में स्टोर कर रहे हो, और रूल डिफाइन कर दो कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस एरिया में यूज होता है ना। मान लो ये एचआर का डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे सेव कर दो किस टाइप में यूज होता है, मान लो रेजिग्नेशन के लिए डॉक्यूमेंट यूज होता है, तो आप वही सब आप पहले फिल्टर कर लोगे इन कीवर्ड से, देन आप इसको रिस्पॉन्स बैक करोगे। ठीक है, मेटाडाटा फिल्टरिंग जो मैं बता रहा था, टॉप के रिट्रीवल, मतलब आप कौन से रिलेवेंट चंक चाहिए होगे, रीरैंकर जब डेटा मिल जाएगा तो उसको बेहतर रीरैंक करो, देन कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंशन करो, देन क्लाउड के पास जाओ, देन आंसर, देन साइटेशन करो। ये है बेसिकली आपका अच्छा सा रैक पाइपलाइन। हम बस रैक पाइपलाइन में इतना जानते थे कि भाई देखो एक इनपुट आया है ना, ये एजेंट के पास गया, राइट, और हमने आउटपुट देना है तो हम इसे नॉलेज बेस से कनेक्ट कर लेंगे। बट इस प्रोसेस के बीच में देखो क्या क्या आता है। पहले आता है क्वेरी राइटिंग, मतलब अब आप देखो ध्यान से, इधर इनपुट आया, देन क्वेरी राइटिंग होगी, मतलब एजेंट उस क्वेरी को समझेगा और उसे मोर रेलेवेंट बनाएगा एज पर द प्रीवियस कन्वर्सेशन। तो इस एजेंट को पुराने फिर डेटा को सर्च करना पड़ेगा। ये जो एजेंट होगा, ये जो नॉलेज बेस में या फिर यूजर कॉन्वर्सेशन नॉलेज बेस में जो डेटा स्टोर होगा, उससे वापस ऐसे आगे डेटा देना पड़ेगा, और देन ये क्यूरी राइट कर पाएगा। देन क्यूरी राइट करने के बाद आप जब क्यूरी राइट हो जाएगी, मतलब अब आपकी क्वेरी बेहतरीन है, जब रिराइट हो जाएगी देन आप हाइब्रिड सर्च करोगे, देन इसको आप हाइब्रिड सर्च करोगे। ठीक है, हाइब्रिड सर्च का मतलब कि आप
कीवर्ड सर्च करोगे, आप सिमेंटिक फिल्टरिंग करोगे, सिमेंटिक सर्च करोगे, मतलब वेक्टर एम्बेडिंग से कनेक्ट कराओगे, मेटाडाटा फिल्टरिंग करोगे, देन आप जब आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, देन आप उसमें से जो बेहतर टॉप टॉप रिस्पॉन्सेज होंगे उनको लोगे, उन टॉप रिस्पॉन्सेज को आप रीरैंक करोगे एक एजेंट बना के, ठीक है। वो बनाने के बाद आप कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करोगे, देन क्लॉड एंड आंसर के पास जाएगा। दिस इज मतलब बेटर वे टू डू काइंड ऑफ रिट्रीवल। अब यही है, इंजेस्ट एंड इंडेक्सेस होते हैं, है ना। इसमें आप मान लो पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एमडी, वेब, नोशन फाइल, चंकिंग प्रॉपर्ली, मान लो देयर आर 15 वेज ऑफ डूइंग चंकिंग। और बूस्ट चंकिंग जैसे मान लो फिक्स चंकिंग होता है, फिक्स कैरेक्टर चंकिंग बेसिकली, आप एक सेट ऑफ कैरेक्टर लोग मान लो 300 कैरेक्टर पर चंक करना है, वो चंक करते जाओ, है ना। डायनेमिक चंकिंग होता है, आप डिसाइड करो कि कितने कितने हर एक पेज के हिसाब से कितने कितने पैराग्राफ में वर्ड्स होने चाहिए जो चंक करने होने चाहिए। एक सिमेंटिक चंकिंग होता है, आप फिगर आउट करो कि एक पैरा दूसरे पैरा से कितना प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अगर उस पैरा दूसरे पैरा से कोई कनेक्शन है नहीं, तो आप पहले वाले पैरा को अलग से चंक करो, दूसरे वाले पैरा को अलग से करो। एक होता है एआई एजेंटिक चंकिंग, आपका जो टेक्स्ट होगा कंप्लीट वो एजेंट को भेज दो, उससे बोलो कि आप डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में बांट दो इसको, जिससे कि ये रिलेवेंसी पास में रहे, एंड देन उसको चंक करो। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू चंकिंग। एंड देन उसके बाद साइड चंकिंग है, आप खुद ही समझ जा रहे हो कि जब हम एक टेक्स्ट देंगे तो उसका हम फिक्स कैरेक्टर काट काट के हम चंकिंग में डाल देंगे, बट इस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वर्ड समझ ही नहीं आएगा, ना रैक को समझ आएगा, ना हमें ये से आंसर दे पाएगा। तो ये प्रॉपर ठीक नहीं है। स्लाइडिंग विंडो है, तो अब मान लो कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, है ना, तो इसमें हमने स्लाइडिंग विंडो दिया 5, अब इसमें मान लो एक 5 उठाते जाओगे, एक बीच का स्पेस ये हो गया 5 हो गया है, ऐसा मत करो कि ये 4 ही है। तो अब ऐसे क्या होता जाएगा ना कि ये फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस सेंटेंस ग्रुपिंग में थोड़ा सा यूज हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस ग्रुपिंग में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि हमारे इस पीडीएफ में 10-15 हमारे मान लो लाइन्स है फॉर एग्जांपल, तो 3-3 लाइन्स के चंक्स हम बना सकते हैं, दैट इज ओके, ठीक है ना। तो ये देखो ठीक है, ये है ना, बट स्टिल थोड़ा सा कोहेसिव मीनिंग खत्म हो जाती है। एक पैराग्राफ ग्रुप चंकिंग होती है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि पूरा एक पैराग्राफ का मतलब उठाता है। तो अक्सर व्हेनेवर यू रीड, आप डॉक्यूमेंट देखते हो तो जो हमारा पीडीएफ होता है या कोई डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में ना एक पैराग्राफ में कंप्लीट उसकी मीनिंग होती है, तो हम एक पैराग्राफ को उठा सकते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, पैराग्राफ उठाने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैराग्राफ ग्रुप चंकिंग हम कर सकते हैं इस हमारे यूज़ केस के लिए, ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें क्या क्या करेगा ना कि पूरे पेज में ना एक एक पैराग्राफ का वो पोर्शन उठाएगा, उसको एम्बेडिंग क्रिएट करेगा और वो क्रेडिट है उसमें स्टोर कर देगा। फिर क्या होगा, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो पाइनकोन है ना उस पैराग्राफ को उठा के लाएगा, जहाँ पे उस चीज़ों को उसको मैच में मिलेगा जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस। फिर देखो, एक पेज बेस्ड चंकिंग होता है। इस पेज बेस्ड चंकिंग में क्या होता है कि आप पूरा पेज को उठा के चंक में डाल दो, मतलब उसकी एम्बेडिंग कंप्लीट बनाओ और एक चंक बना के सेव कर दो। इससे क्या होगा कि अब देखो, जैसे एक पैराग्राफ में उसकी मीनिंग होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसकी अलग मीनिंग होगी, वैसे एक पूरे पेज में एक पूरे कहानी की स्टोरी की मीनिंग हो सकती है। तो ये भी ठीक रहता है रूल चंकिंग, राइट। एक और होता है हेडर बेस्ड चंकिंग। अब हेडर बेस्ड चंकिंग में क्या होता है कि हम हेडर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो लाइक हेडिंग को हायरार्की आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पहले गूगल का पेज रैंक 1 का एल्गोरिथम चलता था, जो डेटा लाके वो हमारे वेबसाइट को अपने में इंडेक्स करता था फॉर द सर्च। ये भी हमारे लिए ठीक हो सकता है, बट स्टिल डिपेंड्स कि क्या आपका यूज़ केस है। अब हमारा यूज़ केस देखो क्या है, हमने गूगल प्रोडक्ट्स लिखे हैं, तो हमारे पास जैसे 4-5 पेजेस आए हुए हैं, हर पेज में गूगल प्रोडक्ट के नाम लिखा हुआ है और एक लाइन उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, राइट। तो हमारे हिसाब से 2 लाइन हमारे लिए काफ़ी है एक चंक बनाने के लिए, सो दैट एक यूज़र अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो एक लाइन में हमारे सॉल्व हो जाएंगी। देखो, अब उसके बाद रेजेक्स बेस्ड चंकिंग है। अब इसमें देखो, इसके कॉन्स पहले देख लो। रिक्वायर रेजेक्स नॉलेज, तो ये देखो हर रेजेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट नाउ डेज रेजेक्स कोई भी लिख सकता है, बट स्टिल ये ना थोड़ा सा ओवरहेड हो जाएगा, मतलब इसको ना लिखना, इसको करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर यूज़ केस, तो ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। पंक्चुएशन बाउंड्री चंकिंग भी है, जहाँ पे जैसे देखो कॉमा लगाने पे वर्ड्स सेंटेंस थोड़े से आगे बढ़ने वाले होते हैं, फुल स्टॉप मतलब पूरे सेंटेंस रुक जाते हैं, राइट। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लो कि अगर हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ओवरलैपिंग चंकिंग भी देख लो, जहाँ पे एक पैरा दूसरे पैरा से ओवरलैप कर रहा है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने जाते हैं। देन होता है सिमेंटिक ग्रीडी चंकिंग। अब इसमें देखो क्या है कि इसमें मेथड दैट ग्रुप्स consecutive सेंटेंस इनटू सिमेंटिकली कोहेरेंट चंक बेस्ड ऑन मीनिंग, नॉट जस्ट लेंथ, यूजेज embedding टू कैप्चर कॉन्टेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है दिक्कत कि ये जो है ना, इसका बेस्ट यूज केस देखो कि जो जैसे मान लो द कैट सैट, ठीक है, और फी लाइन रेस्ट और वेदर इज़ नाइस, ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, तीनों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है ना। अब इनको हम देखेंगे तो ये ट्राई करेगा कि जो 2 सेंटेंसेस एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट, उनको पास रख के उनका चंक बनाएगा।
ठीक है। तो इनसे क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे सेंटेंस होने पे जो भी सिमेंटिक सिमिलर होंगे वो पास में आके बैठ जाएंगे, और जब पास में बैठ जाएंगे तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो बेसिकली एम्बेडिंग्स होता क्या है कि ये नंबर्स हैं और नंबर्स जाके जाके 3D डायमेंशन में स्टोर हो जाती है, राइट। और जो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट और उनके नंबर जनरेट होते हैं वो पास पास में रहते हैं। तो जब हमारा वेक्टर डेटाबेस से हम क्वेरी करते हैं तो उनको ईजी होता है अंडरस्टैंड करना कॉन्टेक्स्ट को और डेटा को लाके दिखाना। तो उस समय चंकिंग कर देंगे। अब मान लो कि लायन को और गोट को साथ में चंकिंग नहीं की जा सकती, बट लायन और कैट क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनकी चंकिंग साथ में की जा सकती है। आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस नाउ। अब देखो सिमेंटिक की मीन्स चंकिंग, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मेथड फॉर ग्रुपिंग टेक्स्ट इनटू सिमेंटिकली कोहेरेंट चंक्स बाय क्लस्टरिंग एम्बेडिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन मीनिंग। लाइक अब देखो बेस्ड ऑन मीनिंग ध्यान देना। द क्विक ब्राउन फॉक्स एम्बेडिंग वेक्टर है, द जम्प्ड ओवर द लेजी एम्बेडिंग वेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एम्बेडिंग वेक्टर। इन तीनों का एम्बेडिंग वेक्टर बनाया, ठीक है ना, दी क्विक ब्राउन का इसका। अब क्या हुआ कि ये सेंटेंस एम्बेडिंग बनाया, फिर की मीन्स एल्गोरिथम लगाई। उसमें क्या होता है कि हम इनिशियलाइज एक सेंटर करते हैं, असाइन पॉइंट्स टू नियरेस्ट सेंटर और अपडेट द सेंटर। ये प्रोसेस चलता जाता है। पहले सेंटर फिगर आउट करो, उसमें पॉइंट असाइन करते जाओ, मतलब जो डिफरेंट मीनिंग के ग्राफ्स और जो नोट्स बनेंगे उनको रखते जाओ पास पास, और ऐसे ही सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे और ग्राफ को कनेक्ट करते जाओ। अब इसका देखो कॉन्स और प्रो और कॉन्स देखोगे तो कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल चंक ऑब्वियसली है, क्योंकि भाई पहले ही हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन से 3 सेंटर्स हैं, उनके कौन कौन से पॉइंट्स एक दूसरे से बनेंगे। ये स्केलेबल है लार्ज डेटा सेट के लिए, बिकॉज हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं। मतलब की मीन्स क्लस्टरिंग कर रहे हैं, जिससे कि ना हर एक डेटा पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड होगा नोड, तो हम नोड से भी ट्रेवर्स कर पाएंगे। मीन्स हमारा जो एम्बेडिंग होगा वो भी नोड से ट्रेवर्स कर पाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं चीज़ें। एक एस्टीमेट एक चंकिंग है जिसमें आप देखोगे कि एस्टीमेल डेटा पार्स हो रहा है और उसके हिसाब से चंक्स बन रहे हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ और फुटर। इसका आप कॉन्स देख लेना। एक TF-IDF क्लस्टरिंग चंक है। यहाँ पे ना TF-IDF एक एल्गोरिथम है जहाँ पे हम वेट देते हैं पर वर्ड्स का। जैसे मान लो देखो यहाँ पे कैट का वेट दे दिया है, सैट का वेट दे दिया है, मैट का वेट दे दिया है। अब जो सिमिलरिटी कंप्यूटेशन करके, राइट, कोसाइन सिमिलरिटी निकाल के फिर हम उसको क्लस्टर में वो करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। सो इस तरह का है। एंड देन देखो हाइब्रिड सेंटेंस स्लाइडिंग चंकिंग, ये भी सब हम देख चुके हैं पहले। एंड देन ये है जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि एजेंटिक चंकिंग कह लो इसे, कि बेसिकली क्या होता है कि पहले हम कंटेंट को एजेंट के पास भेजेंगे, एजेंट को बोलेंगे कि भाई आप समझो कि हम इसमें से कौन से सेंटेंसेस या पैरा को हम साथ में रख सकते हैं। देन हमें एजेंट चंक निकाल के देता है, राइट। तो ये बोला कि चंक 1 इंट्रो है कॉन्टेक्चुअल, चंक 2 मेथड से कॉन्टेक्चुअल, चंक 3 रिजल्ट से कॉन्टेक्चुअल। अब ऐसे डिफरेंट चंक्स हमें अवेलेबल होंगे फ्रॉम द LLMs। आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस। सो ये 15 तरह की डिफरेंट चंकिंग मेथड्स हैं जो हम डिफरेंट यूज़ केसेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई खराब, कोई गलत है, कोई बेकार है। अब जैसे मान लो यही है, इसका बेस्ट यूज़ केस है मतलब हम नेक्स्ट वर्ड को फिल करना, जो डिक्शनरी में जहाँ पे जैसे गूगल डॉक्स में नेक्स्ट वर्ड आ जाता है और नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। उन चंक्स को आप नंबर्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर दो एंड स्टोर इन वेक्टर भी मेटा डेटा, और वो फिर आपके पास डेटा आ जाएंगे। देन आपको क्वेरी डायरिंग बता दिया, हाइब्रिड सर्च बता दिया, मेटा फिल्टरिंग बता दिया, टॉप क्रिएटिविटी, रैंकर, कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंशन, एंड देन आप LLM से जनरेट करा लो। एंड दिस ऑल हैपेंस मेक्स द RAG एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल। दिस इज हाउ बिगर कंपनीज वर्क्स। यही इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, ठीक है। अब चंकिंग स्ट्रैटेजी भी मैंने यहाँ बात करी है। देखो फिक्स साइज चंकिंग है, सेंटेंस को चंक करो या पैराग्राफ को चंक कर लो, सिमेंटिक चंकिंग कर लो या पेरेंट डॉक्यूमेंट को उठाओ, एम्बेडिंग कन्वर्ट करो, रख दो। This is a set of 4-5 chunking method that I have discussed. There is one video I've done where I have discussed everything about chunking. अब मैं I'll put into the description, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो मान लो कि कंटेंट टाइप आप डिपेंड करता है कि बिजनेस लॉजिक कैसा है। आपका बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हो कि किस तरह की चंकिंग स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट। तो पैराग्राफ पेरेंट डॉक्यूमेंट का रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। अगर आपके पास हम लोग कोड है तो सिमेंटिक और फंक्शन बेस करो। अगर आपके पास चैट और रिकमेंडेशन सिस्टम है, कन्वर्सेशन सिस्टम हो रहा है, तो आप सेंटेंसेस और मैसेज बेस के हिसाब से चंकिंग करो। अगर आपके पास विकी या नॉलेज बेस है तो पैराग्राफ और पेरेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से करो। अगर मार्कडाउन नोट है तो हेडिंग और सिमेंटिक के हिसाब से करो। कि वाई है, एग्जाम्पल सेटिंग्स है, नोट्स है। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो आपको चंकिंग स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके साथ आप फिक्स चंकिंग करो, एजेंटिक चंकिंग करो, डायनामिक चंकिंग करो, पैराग्राफ वाइज चंकिंग कर दो, सेंटेंस वाइज चंकिंग कर दो। डिपेंड्स करेगा कि लीगल डॉक्स हैव सेक्शन, क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर नीड फुल कॉन्टेक्स्ट। अगर लीगल डॉक्यूमेंट के पास पिछले पैरा से अलग पैरा मैच करेक्ट नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली,
तो आपका जो चंकिंग के बाद जो रैग बनेगा, जो रिस्पॉन्स देने का एजेंट बनेगा, वो एम्बेडिंग्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है, चंक 800 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर, 800 से 1200 कैरेक्टर, ओवरलैप 185 250। ओवरलैप का मतलब है कि मान लो आपने 800 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, दूसरा भी 800 कैरेक्टर सेलेक्ट किया, ये चंक 1 है, ये चंक 2 है। ओवरलैप का मतलब है कि इसका लगभग इतना सेक्शन और इसका इतना सेक्शन सेम होना चाहिए, एक ही, मतलब बेसिकली ये भी इसमें जाएगा चंक 2 में, देन वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पाएगा। दैट इज ऑल मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग इनसाइड चंकिंग। सिमेंटिक या फंक्शन बेस्ड चंकिंग करो, क्लासेस, नेचुरल बाउंड्रीज, चंक साइज बता दिया। ऐसे आप मैसेज का 2% ओवरलैप 1 मैसेज करो, जैसे कि वो अपना आपस में कनेक्ट करे। जो स्पीकर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसका मेटाडेटा प्रिजर्व करो, क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लो आपको जरूरत पड़े तो आप उस नेम के हिसाब से या उस ईमेल के हिसाब से पहले आप उस यूजर को फिगर आउट करोगे एंड देन उस यूजर की एम्बेडिंग्स को फिगर आउट करोगे। इससे और बेहतरीन चीजें हैं कि आप नेम स्पेस लगा दो इसमें। जैसे अगर मान लो पाइनकोर में स्टोर कर रहे हो तो यूजर और अंडरस्कोर उसका ईमेल डाल दो। और इवन आप और बेहतर कर सकते हो, अगर आपको डेली ऐसा ये है, एजेंट डेली काम या मंथली काम होता है, तो आप मंथली उसको स्टोर करो, जिससे सिर्फ आप उस मंथली वाले एम्बेडिंग में जाकर सर्च करो। अब देखो, एम्बेडिंग ऐसे ही स्टोर करने में एम्बेडिंग का खर्चा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सर्च कैपेबिलिटी और लेटेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। करेक्ट। नॉलेज बेस की बात हो, मार्कडाउन की बात हो, तो ऐसे करते हैं, राइट। अब रिट्रीवल पाइपलाइन है, सेम क्वेरी राइटिंग है, वेक्टर सर्च है, BM25 सर्च है, कीवर्ड लेक्सिकल और सर्च, हाइब्रिड सर्च, मेटा फिल्टरिंग, सब कुछ हमने बात कर लिया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सब बात कर लिया है हमने ऊपर। सिस्टम प्रॉम्प्ट, मोशन हिस्ट्री, यूजर मेमोरी। अब आपको अगर ये इतना सारा चीज समझ में आ गया, देन आप बहुत ही ज्यादा अच्छे एजेंट इंजीनियर बन सकते हो। आगे प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चर फिर से आ गया, ऐसी क्या स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। देखो ये देख रहे हो ना, मतलब ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भाई हमारा जो इंटरप्राइज लेवल का एजेंट बनेगा, वो एजेंट का आर्किटेक्चर कैसे होगा। अब एजेंट के भी आर्किटेक्चर आते हैं, सुपरवाइजर पैटर्न, ठीक है। वन सुपरवाइजर एजेंट डेलीगेट टास्क टू स्पेशलाइज वर्कर, ये अब कर रहा है डीप एजेंट। अब ये डीप एजेंट किसका है भाई? डीप एजेंट है लैंगचेन का, जो लॉन्ग टर्म टास्क के लिए। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि आप डीप एजेंट से मैनेज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हो डीप एजेंट की हेल्प से। तो डीप एजेंट ही, मतलब ये लॉन्ग रनिंग टास्क है। ये जब टास्क पूरा कंप्लीट जब तक नहीं करेगा तब तक ये चुप नहीं बैठेगा, है ना। इट विल कनेक्शन टू हैव रिसर्च एजेंट, एनालिसिस एजेंट, राइटर एजेंट, है ना, बेस्ड फॉर जनरल एंटरप्राइज टास्क, रिसर्च रिपोर्ट जनरेशन। दूसरा कह रहा है कि प्लानर एजेंट है, तो ब्रेक डाउन टास्क इनटू सब टास्क एंड रन एजेंट्स पैरेलल एजेंट। तो प्लानर है एजेंट A, B, C, और ये सिंथेसाइजर है जो सबका डेटा लेके अपने पास रख लेता है। आप अगर देखोगे ना तो एंथ्रोपिक एजेंट का करके एक है, बिल्डिंग इफेक्टिव एजेंट्स। आप इसे देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जो एंथ्रोपिक खुद कहता है कि हाउ यू प्रॉपरली बिल्ड द एजेंट्स, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ से ले लेता हूँ, है ना, और इसे छोटा कर लेते हैं और मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा से बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इनपुट है, LLM है, और आउटपुट जाता है तो क्वेरी, राइट, रिजल्ट एंड कॉल रिस्पॉन्स, रीड राइट। ये रिट्रीवल, टूल एजेंट, ये हमारा बेसिक एजेंट हो गया। अब मान लो रिट्रीवल मतलब रैग, टूल्स मतलब टूल्स, मेमोरी मतलब जो इसकी मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी जो यूजर कम्युनिकेट किया है वो सब, ये एक तरह का एजेंट बनाया जो हमने उससे पहले डिस्कस किया है। अब प्रॉम्प्ट चेनिंग का बात कर लो, इनपुट आया, ठीक है, LLM कॉल 1 हुआ, देन आउटपुट आया, गेट इस पे एग्जिट कर लेगा या फिर दूसरा LLM इसको डिसाइड करेगा या तीसरा LLM इसको डिसाइड करेगा, देन आउटपुट देगा। ये एक हो गया द प्रॉम्प्ट चेनिंग वर्कफ्लो। एक प्रॉम्प्ट दूसरे प्रॉम्प्ट राउटिंग। अब इनपुट आया, एक LLM के पास गया, मान लो ये जज वाला सीन हो गया, ये जज मतलब डिसाइड करके किस LLM को देगा। अब ये मल्टीपल यूज केसेस में यूज होता है कि मान लो आपको अगर टोकन का कॉस्ट कम करना है तो ये LLM कॉल 1 मान लो आपका OpenAI का GPT-4o मिनी मान लो, जो सस्ता वाला है, ठीक है, 4o मिनी मान लो, ये अगर है तो आप उससे थोड़ा सा मान लो क्लॉड ओपस ले लो, या ये है तो मान लो फेबल 5 ले लो। अब डिपेंड करेगा ये LLM किस जगह पे जाएगा, वो डिसाइड हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि हर एक LLM को डिफरेंट टास्क डेलीगेटेड हो और वो डेलीगेट टास्क करके एक आउटपुट दे दें। मतलब
ये एक एजेंट हो जिसमें एक क्वेरी क्वेश्चन पूछा डीप रिसर्च करने के लिए, एक जाके इंटरनेट पर रिसर्च करे, एक जाके सिर्फ उसके रैग में रिसर्च करे, एक जाके मल्टीपल टूल कॉल करके डेटा ले आए और तीनों को मर्ज करके दे दे। तो इस तरह के पैटर्न्स भी बनते हैं। पैरेललाइजेशन, इनपुट आया, डायरेक्टली सारे में कम्युनिकेट हुआ, एग्रीगेट करके आउटपुट दे दे, ये भी तरह का एक एजेंट है ना। ऑर्केस्ट्रेटर जो बताएगा कहाँ जाएगा, मैंने पहले ही बात कर लिया। सिंथेसाइजर जो सबको डेटा लेको बना के वापस आउटपुट भेज देगा, ठीक है। एलएम जनरेट करे, इवैल्यूएट करे। अब यहाँ यहीं से लूप इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। लेकिन लूप इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल एलएलएम होता है। इसमें क्या कर रहा है कि एक एलएलएम है, जनरेट करता है कि इवैल्यूएट करता है। जब तक कर्नल है, जब तक हमारे पास जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जैसे 99% एक स्कोर अचीव होना चाहिए, तब तक ये चलता रहे। ये डिफरेंट तरह का है, राइट। एलएम कॉल, एक्शन, फीडबैक, स्टॉप, ठीक है। देख रहे हो ना, ये डिफरेंट तरह की आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर दी हुई है। जैसे मान लो ह्यूमन, ये क्या कह रहा है, हाई लेवल फ्लो ऑफ कोडिंग एजेंट। तो ह्यूमन है, क्वेरी पूछता है, इंटरफेस के पास जाता है, ये एलएम के पास जाता है डेटा, है ना, क्लैरिफाई एंड रिफाइन, एंड देन यहाँ जो इन्वायरमेंट है, यहाँ सर्च, फाइल, पाथ, राइट कोड, स्टेटस, टेस्ट, रिटर्न और कंप्लीट होता है, देन डिस्प्ले हो जाता है। ये दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि और भी कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो सीक्वेंशियल है, पाइपलाइन पैटर्न, जिसमें रिसर्च एजेंट होता है, एनालिसिस एजेंट होता है, फिर वैलिडेशन होगा, फिर इटरेशन एजेंट होगा। पहले रिसर्च कुछ करेगा, देन इसके डेटा पे एनालिसिस एजेंट डिपेंड करेगा। एजेंट डेटा लेगा, देन वैलिडेशन एजेंट पे जाएगा, देन वैलिडेशन के जाने के बाद राइटर एजेंट पे जाएगा। दिस इज द वे इंटरप्राइज लेवल एजेंटिक फ्रेमवर्क वर्क्स। अब डिबेट का कर लो, रिफ्लेक्शन पैटर्न कर लो। एजेंट्स डिबेट और क्रिटिक ईच अदर टू इंप्रूव फाइनल आंसर। अब ये लूप इंजीनियरिंग की बात कर लो, बट लूप इंजीनियरिंग अगेन मल्टीपल एजेंट नहीं आते हैं, सिंगल एजेंट आता है, जिसमें एक ही प्रॉम्प्ट को आप बार बार उससे पूछने में लगा देते हो। तो प्रो एजेंट होगा, रिट्रीवर एजेंट होगा, कॉन एजेंट होगा। प्रो कॉन देते रहेंगे, प्रो जो अच्छी बातें बताएगा, जो डेटा का आया है, और कॉन एजेंट बुरी बातें बताएगा, और रिट्रीवर एजेंट रिव्यू करेगा, उसके बाद फाइनल आंसर दे देगा। इस तरह से आप बना सकते हो। अब यूज केस क्या है, एंटरप्राइज यूज केस, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, डेटा टू इनसाइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्लायंस एंड रिस्क। अब यूज केस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस हो गया, आप पैटर्न पाइपलाइन यूज कर लो, मार्केट रिसर्च यूज होगा, पैरेलल सिंथेसाइजर यूज कर लो, कोड असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर यूज कर लो, इंसिडेंट हो गया, डिबेट और रिफ्लेक्शन यूज कर लो। तो यह डिफरेंट तरह के हम एजेंट की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हम समझ चुके हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।